सभा आरंभ हो चुकी है। ये फेसबुक लाइव होता है। आप सबका आज की पावन सभा में हार्दिक स्वागत है। हिंदी से प्यार है समूह के इस प्रांगण में आज भारतीय वाङ्मय के गहन अध्येता पौराणिक कथाओं को नए संदर्भ में प्रस्तुत करने वाले पूरा कथा लेखक पद्मश्री डॉक्टर नरेंद्र कोहली जी की जयंती का उत्सव है। सच कहूं तो प्रसिद्ध गीत की ये पंक्तियां याद आ रही हैं कि चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। लगता है आप सब गणमान्य, प्रबुद्ध और भारतीय संस्कृति और साहित्य के चेतना पुरुष और स्त्रियों के बीच में आज नरेंद्र कोहली जी की यादें, स्मृतियां, उनकी सिखाई बातें सबके बीच में समाहित हैं। उससे ये सभा सुवासित हो, हम जो बात करें उसे अपने जीवन में थोड़ा सा उतार सकें। इसी प्रार्थना के साथ हम आज का स्मृति उत्सव आरंभ करते हैं। ये सभा हिंदी से प्यार है समूह, markmybook.com, वैश्विक हिंदी परिवार और विश्व हिंदी सचिवालय के अंतर्गत आयोजित हो रही है। तो सबसे पहले मैं हिंदी से प्यार है इतने साधारण और इतने प्यारे नाम वाले समूह के संस्थापक अनूप भार्गव जी को आमंत्रित करती हूँ। वो थोड़ा सा अपने विचार के बारे में बताएंगे कि हिंदी से प्यार है समूह क्या है, इसका विजन क्या है और ये क्या करना चाहते हैं और कैसे आज एक उत्सव की संकल्पना उन्होंने करी नरेंद्र कोहली जी पर। अनूप भार्गव जी, कृपया आप आए और बताएं। धन्यवाद शार्दुला। और क्योंकि आज का दिन नरेंद्र कोहली जी का दिन है, मैं अपनी बात को बहुत ही संक्षेप में रखना चाहूँगा। हिंदी से प्यार है समूह, जिसका नाम ही हिंदी से प्यार है, हिंदी के कुछ ज़रूरी काम जो होने चाहिए उन्हें करने के लिए बनाया गया है। बहुत संक्षेप में इसका ये विवरण है। मनीष, वो शेयर कर सकते हो आप? जी, मैं शेयर करता हूँ। तो हिंदी से प्यार करने वालों का हिंदी के कुछ जरूरी काम करने के लिए बनाया गया समूह। तो ये मैं जो दिखा रहा हूं, ये हमने अपनी पहली सभा जो हुई थी हमारी हिंदी से प्यार है, उसमें हम लोगों ने प्रयोग किया था। तो इसकी जो मूल अवधारणा हमने मान के चली थी वो ये है कि भारत में और भारत से बाहर हिंदी से प्रेम करने वालों की संख्या सिर्फ हजारों में नहीं, लाखों में है। इनमें से बहुत से प्रेमी निस्वार्थ भावना से हिंदी के लिए कुछ करने को तैयार हैं। जरूरत है उन्हें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देने की, उनकी ऊर्जा को दिशा देने की। हिंदी से प्यार है एक ऐसा ही मंच है। जैसा कि शार्दुला ने कहा कि हिंदी से प्यार है मंच पर सदस्यता के लिए पहली और शायद एकमात्र शर्त आपका हिंदी से प्रेम होना है। आपका विद्वान होना जरूरी नहीं है। यदि आप विद्वान हैं तो हम आपके अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ उठाएंगे, लेकिन हमारा ये मानना है कि हिंदी का हर एक प्रेमी, चाहे वो विद्वान हो या ना हो, उसमें कुछ ऐसी कुशलताएं, कुछ ऐसी खूबियां हैं कि वो हिंदी के लिए कुछ काम कर सकता है। हम क्या हैं और क्या नहीं हैं,
हम मानते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके पीछे वैचारिक पृष्ठभूमि की स्पष्टता जरूरी है, लेकिन उसके लिए बहुत से अन्य समूह हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से इस काम को कर रहे हैं। हिंदी से प्यार है समूह वैचारिक विमर्श के लिए नहीं है या उससे उत्पन्न वाद विवाद के लिए नहीं है। बहुत से छोटे छोटे काम ऐसे हैं जिनके पीछे कोई विवाद हो ही नहीं सकता, जैसे कि आज का कार्यक्रम, जैसे कि हमारा एक और परियोजना तिथिवार साहित्यकार तिथिवार, हमारी एक और परियोजना आज की कविता। ये ऐसे काम हैं जिनके पीछे कोई विवाद हो ही नहीं सकता और उनकी उपयोगिता में भी संदेह नहीं है। ऐसे बहुत से काम हैं जो होने चाहिए लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। ये समूह उन कामों को बिना शोर किए मूर्त रूप देने के लिए बना है। हम क्या हैं, हमने बात की, हम क्या नहीं हैं, कि हम सरकार और सरकारी संस्थाओं को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस पर चर्चा की बजाय हम क्या कर सकते हैं इस पर अधिक ध्यान देंगे। जरूरत पड़ने पर हम सरकारी संस्थाओं के पास भी जाएंगे, लेकिन उन पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहेंगे। अगली बात जो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम किस तरह से परियोजनाओं का चयन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही परियोजनाओं के बारे में सोचते हैं। कोई भी हमारे पास अपनी परियोजना को लेकर आ सकता है और यदि हम उसे उचित समझते हैं तो हम उसके क्रियान्वयन में पूरी सहायता देते हैं। किसी संस्था में काम तय किए जाते हैं फिर उन कामों को करने के लिए लोगों का चुनाव किया जाता है। लेकिन किसी आंदोलन में कोई भी स्वयं सेवक ये तय कर सकता है कि वो कौन सा काम करना चाहते हैं और अन्य लोग उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करते हैं। हिंदी से प्यार है ऐसा ही आंदोलन है। हम महत्वाकांक्षी हैं, हम कई परियोजनाओं पर एक साथ काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हम अपनी सभी परियोजनाओं में सफल नहीं होंगे, शायद कुछ देर से भी पूरी हों, लेकिन हम हासिल अवश्य करेंगे। हमारा ये सोचना है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा कारवां बढ़ेगा। हमारी कुछ प्रारंभिक सफलताएं हमें और नए साथी देगी, हम और नए काम ले सकेंगे। बस ठंडा ही है। एक छोटी सी और बात कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए शुरू में कोई भी आर्थिक सहायता नहीं होगी। हमारे अधिकांश प्रोजेक्ट तकनीकी पर आधारित होंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता स्वयंसेवी होंगे। हम उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं दे सकेंगे, लेकिन उन्हें पूरी मान्यता जरूर देंगे। हम यदि आवश्यकता हुई तो अन्य संस्थाओं के पास आर्थिक सहायता के लिए जाएंगे, लेकिन उस पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहेंगे। बस इतना ही, ये हमारी छोटी सी कहानी थी। और जैसा कि आप जानते हैं हमने कई परियोजनाएं पहले से शुरू कर दी हैं। ये जो हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं ये हमारी एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें हमने नरेंद्र कोहली जी से शुरुआत की है, लेकिन हमारा उद्देश्य है, हमारा ध्येय है कि हम दर्जनों ऐसी वेबसाइट आपके सामने लेकर आए। और इसके लिए हमने मार्क माय बुक प्लेटफॉर्म का चयन किया है, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनीष धारीवाल आज हमारे बीच में हैं। हम उनका धन्यवाद देते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म की वजह से हम आज ये वेबसाइट आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बस अभी इतना ही, धन्यवाद। मनीष धारीवाल जी markmybook.com के CEO हैं और हिंदी से प्यार करते हैं। तो मनीष जी हमें अपने प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा बताएंगे और उसके बाद हम कार्यक्रम के बीच में डेमो भी देखेंगे। पर पहले मनीष जी
आप हमें बताएं markmybook.com के बारे में और कैसे ये साहित्य संवर्धन में हमारी मदद करेगा। नमस्ते शार्दुला जी, बहुत धन्यवाद इतने प्यारे परिचय के लिए। और सौभाग्य की बात है कि मैं आज आप सभी विद्वत जनों के बीच में हूं और मार्क माई बुक कुछ योगदान दे पा रही है। 5 साल पुराना हमारा ये प्लेटफॉर्म है मार्क माई बुक, जो शुरू कुछ इस तरह से हुआ था कि हम पब्लिशर्स से किताबें सीधे पाठकों तक हिंदुस्तान भर में पहुंचाते थे। धीरे धीरे दायरा बढ़ता गया, बीच में लॉकडाउन और अन्य सारी चीजें होती रही, तो इस तरह के विचार निकल कर आए कि हम सिर्फ किताबों की बजाय साहित्य को संपूर्ण रूप से प्रकाशकों को, लेखकों को और पाठकों को किस तरह से जोड़ पाए, इस पे विचार चल रहा था। और तब हमने पिछले साल ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म में कोई भी प्रकाशक, कोई भी लेखक अपनी वेबसाइट लॉगिन करके कुछ मिनटों या आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर अपनी वेबसाइट बना सकता है और उस वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए, उसे चलाने के लिए, उसमें निरंतर अपडेट करने के लिए उन्हें किसी तरह के तकनीकी ज्ञान की या सहायता की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे लेखकों की वेबसाइट हमारे यहाँ बनी है, बहुत सारे प्रकाशक इस सुविधा का फायदा उठा रहे हैं। पहले जब हमने शुरू किया था इस परियोजना को, जब इस वेबसाइट के काम को शुरू किया था, तब वेबसाइट सिर्फ मार्क माई बुक के सब डोमेन की तरह चला करती थी। अगर मैं थोड़ा सा तकनीकी रूप से बताऊं, तब ये हुआ करता था कि markmybook.com/नरेंद्र कोहली, ये URL कुछ इस तरह होता था। अब वो बंधन भी हट गया है। अब कोई भी लेखक या प्रकाशक सीधे अपने डोमेन से वेबसाइट बना सकता है और उसे इससे लॉन्च कर सकता है, और उसके बावजूद न तो उनका कोई बहुत ज्यादा शुल्क रहेगा और न उन्हें इसे मेंटेन करने के लिए किसी तकनीकी दक्षता की जरूरत है या किसी तकनीकी सहायता की जरूरत है। जैसा अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, वेबसाइट का डेमो आएगा। नरेंद्र कोहली जी की वेबसाइट narendrakohli.com नाम से रजिस्टर्ड है और उसी तरह से लॉन्च हुई है। इससे ज्यादा मैं समझता हूँ इस विषय पर अभी बात करने की बजाय कोहली जी की बात की जाए, उनकी किताबों की बात की जाए। मार्क माई बुक प्लेटफॉर्म और उस पर वेबसाइट बनाने के लिए हम हर समय उपलब्ध हैं, आप कभी भी हम तक पहुंच सकते हैं। शार्दुला जी, मैं फिर से आपको संबोधित होता हूँ, आप कार्यक्रम को वहां तक सीमित रखें, नरेंद्र कोहली जी के बारे में हम बात करें। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। और जैसा आपने कहा कि तकनीकी ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, और हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर तकनीक कुछ जानने की आवश्यकता है तो हम सब मुल्ला की दौड़ मस्जिद की तरह उनकी तरफ जाते हैं। वो हैं हिंदी जगत और तकनीकविद। एक जैसे आसमान में शरद का इंदु रहता है, वैसे बालेंदु दादीज जी, जो हमारी सारी तकनीकी जरूरतों को पूरा करते हैं। हमारे साथ अब जो माइक्रोसॉफ्ट का एक तरह से हिंदी चेहरा है वो हमारे लिए। तो बालेंदु जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और आपका जो नरेंद्र कोहली जी के साथ संबंध रहा व्यक्तिगत, उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं, और अपनी अपनी जो उनके साथ जो आपने सीखा उनसे, और जो आप उनके नहीं होने के बावजूद आगे ले जाना चाहते हैं, वो भावनाएं हम तक पहुंचाएं। बहुत बहुत स्वागत है बालेंदु जी, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो श्रद्धेय स्वर्गीय नरेंद्र कोहली जी की स्मृति को मेरा नमन, और उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व को समर्पित इस विशिष्ट वेबसाइट के लोकार्पण के लिए आप सबको, हम सबको बधाई। सम्माननीय मधुरिमा जी, प्रिय अगस्त्य जी, अनिल जोशी जी, प्रेम जन्मेजय जी, अरुण माहेश्वरी जी, वैशाली जी, अनूप भार्गव जी, शार्दुला जी, शैलजा सक्सेना जी, प्रगति टिप्पणीस जी, मनीष धारीवाल जी तथा अन्य सभी सम्माननीय महानुभाव। मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी जो हुए हैं, उन्होंने अपनी ही प्रशंसा में 2 पंक्तियां लिखी थी, और वो पंक्तियां थी, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। मित्रों, मैंने फिराक को नहीं देखा, कह नहीं सकता कि अगर देखा होता तो क्या होता। अलबत्ता मैंने श्रद्धेय स्वर्गीय नरेंद्र कोहली जी को निकटता से देखा है, और मुझे इस बात पर जीवन पर्यंत फख्र रहेगा।
शायद हम में से हर एक उस व्यक्ति को ऐसा फख्र रहेगा जिसने उन्हें करीब से देखा, पढ़ा, जाना या समझा है। वैसे उन्हें तथा उनके लेखन को जानना समझना कोई सरल प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक दीर्घकालीन सिलसिला है जो अब सिर्फ वर्तमान में प्राप्त सीमित साहित्य और हमारे सीमित अनुभवों तथा संपर्कों के आधार पर ही किए जाने की सीमा में बंधा रहेगा। कारण कोरोना के दुर्भाग्यपूर्ण हस्तक्षेप के बीच नरेंद्र कोहली जी हमसे असमय दूर चले गए। अभी हमसे उन्हें बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी था। उनके रचनाकर्म की ऊर्जा अभी अक्षुण्ण थी। उनका चिंतन अपने शिखर पर था। लेखनी पर आयु का प्रभाव यदि कोई था तो वो ये कि लेखनी प्रखर से प्रखरतर होती चली जा रही थी। मुझे याद है कि कोहली जी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर 2015 में जो समारोह हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि अभी मैं कम से कम 10 साल और लिखूंगा, शायद उससे आगे भी। वह अवधि भी अभी 4 साल दूर थी। उनके पात्रों की दृष्टि से देखा जाए तो अनेक पात्र ऐसे थे जिन पर वे संभवतः लिखना चाहते। सुभाष चंद्र बोस और गुरु गोविंद सिंह ऐसे ही 2 पात्र थे जिनकी ओर स्वर्गीय कोहली जी आकृष्ट थे। उनके असमय अवसान के कारण हम उनकी अनेक विलक्षण और कालजयी रचनाओं से वंचित रहे जो आनी शेष थी, और साथ ही साथ साहित्यिक क्षेत्र में उनकी निरंतर मुखर होती भूमिका से भी वंचित रह गए। उनकी भूमिका आवश्यक थी क्योंकि एक तरफ जहां वे भारतीय साहित्य संसार को उसकी जड़ों से जोड़ने की जीवन पर्यंत जद्दोजहद में समर्पित रहे, वहीं दूसरी ओर वे इस साहित्य संसार को पूर्णता भी देते थे जो काफी हद तक दायरों में सिमट चुका था, और इसके लिए उन्हें बहुत सारी दीवारों को हिलाना पड़ा। दूसरे बड़े लेखकों के बरक्स नरेंद्र कोहली जी के लिए अपने वास्तविक स्पेस को क्लेम करना अपेक्षाकृत एक मुश्किल प्रक्रिया रही। मुझे रांची के कार्यक्रम में अनेक वर्ष पहले की गई डॉक्टर रीता शुक्ल की एक टिप्पणी याद आती है कि विरोध के भयंकर झंझावात में नरेंद्र कोहली अकेले सीना ताने खड़े हैं। वे भारतीय संस्कृति और भारतीयता के रक्षक हैं और डंके की चोट पर अपना काम कर रहे हैं। शताब्दी में एक व्यक्ति भी ऐसा हो जाए तो संस्कृति की आयु 100 वर्ष बढ़ जाती है। उनकी पुस्तकें एक व्यक्ति को नहीं, एक पूरी पीढ़ी को सांस्कृतिक सोपान पर चढ़ना सिखा रही हैं। मुझे लगता है कि हमारा ये कथन और दावा सच है यदि कि साहित्य अपने समाज की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है, तो बिना नरेंद्र कोहली के हम अपने हिंदी साहित्य के बारे में ये बात नहीं कह सकते थे। साहित्य के विद्यार्थी और सुधी हिंदी पाठक के रूप में मेरे लिए प्रेमचंद, प्रसाद, निराला, महादेवी, दिनकर, बच्चन, नागार्जुन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, अज्ञेय, धर्मवीर भारती आदि को पढ़ना आवश्यक है, लेकिन उतना ही बल्कि उससे कहीं अधिक आवश्यक है स्वर्गीय नरेंद्र कोहली को पढ़ना, क्योंकि वे एक बहुत बड़े शून्य को भरते हैं। उनकी दृष्टि औरों से अलग है, लेकिन वह भारतीय ज्ञान और सांस्कृतिक परंपरा की दृष्टि है, किंतु खुद साहित्य जगत उनका समुचित मूल्यांकन न कर पाने का दोषी है। आखिर क्यों उनके दर्जे के लेखक को, जिन्हें प्रेमचंद के बाद सर्वाधिक पठित हिंदी लेखकों में गिना गया, न तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और न ही ज्ञानपीठ। मैं साहित्य को खेमों में बांध कर देखे जाने की प्रवृत्ति नहीं रखता, किंतु मेरे नजदीक यह प्रश्न आज तक अनुत्तरित है कि क्या उनकी पृष्ठभूमि और उनके कथ्य के विषय के कारण ऐसा हुआ? क्या इस तरह के शीर्ष साहित्यिक सम्मानों से उन लोगों को दूर रखा जाता रहा है जो किसी खास विषय पर लिखते हैं या किसी खास वैचारिक पृष्ठभूमि से आते हैं? यह सवाल भी कि क्या साहित्यिक सम्मानों को किसी साहित्यकार का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि उन्होंने साहित्य, भाषा और समाज को क्या कुछ स्थायी दे दिया, कैसे अपने पाठक के साथ में तादात्म्य स्थापित किया, कैसे हमें संस्कारित और ज्ञान संपन्न किया, मानव मूल्य दिए, शब्द दिए, प्रयोग दिए और अभिव्यक्ति के नए दरवाजे खोले। आखिर कौन सी कसौटी पर कोहली जी का साहित्य खरा नहीं उतरेगा, कोई बताएगा? यूं गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला और नरेंद्र कोहली जी को साहित्य अकादमी नहीं मिला, लेकिन कोहली जी का लेखन और व्यक्तित्व साहित्य के इन सम्मानों से बहुत बड़ा है
और उन्हें इनकी दरकार नहीं थी। वे वो सब करने वाले नहीं थे जो सम्मानों को पाने के लिए किया जाता है। अपनी रचनाओं, अपनी धारणाओं, अपनी वैचारिक मान्यताओं और अपने स्वयं के प्रति उनके भीतर जिस किस्म का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास था, उसके आगे ये पुरस्कार बहुत छोटे थे। मुझे याद पड़ता है कि जब उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सम्मान मिला, जिसे राज्यपाल महोदय देने वाले थे, तो मैंने उन्हें फोन पर बधाई देते हुए पूछा कि आपको यह सम्मान कब प्रदान किया जाएगा। उन्होंने तिथि नहीं बताई, बल्कि कहा कि अगर प्रदान किया जाएगा तो मैं लूंगा ही नहीं। ऐसे किसी भी प्रदान किए जाने वाले सम्मान के लिए वे प्रस्तुत नहीं थे। हाँ, वे अपने साहित्य के ईमानदार मूल्यांकन के लिए अवश्य प्रस्तुत थे, लेकिन हिंदी के जागरूक पाठक और साहित्य का अध्येता होने के नाते हमें यह पूछने का अधिकार है कि साहित्य के जो फ्लैगशिप सम्मान माने जाते हैं, वे उन्हें क्यों नहीं मिले। व्यास सम्मान उन्हें अवश्य मिला। ज्ञानपीठ ने उनकी पुस्तक का प्रकाशन भी किया, जहां तक मेरी जानकारी है। अलबत्ता पद्मश्री उन्हें बहुत बाद में मिला, और सवाल उठता है कि क्या वो भी उनके साहित्यिक योगदान के साथ न्याय करता है। कितने ही साहित्य के पंडितों, दिग्गज लेखकों, व्याख्याकारों, दस्तावेजकारों और आलोचकों ने स्वीकार किया है कि रामकथा पर आधारित उनके दीक्षा उपन्यास का प्रकाशन हिंदी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत करता है। द्विवेदी जी ने कहा है कि आपने रामकथा को नई दृष्टि दी। हालांकि कोहली जी सिर्फ पौराणिक विषयों तक सीमित नहीं थे, और उनका लेखन विविध विषयों ही नहीं अपितु विविध विधाओं तक फैला हुआ था, ये हम सब जानते हैं। हिंदी साहित्य में महाकाव्यात्मक उपन्यास की धारा शुरू करने का श्रेय भी उन्हें जाता है। उनके गद्य को महाकाव्य या आख्यान के रूप में देखा जाना अपने आप में एक अद्वितीय बात है। यह तथ्य न सिर्फ महत्वपूर्ण है, किंतु कोहली जी के साहित्य को सबसे अलग पहचान देता है। किंतु अलग तो वे बहुत से रूपों में थे। महाकाव्यात्मक उपन्यास रचने की कला, अभिव्यक्ति और शैली, उनके शिल्प, उनकी विधा आदि तो उनके अनेक लेखकीय गुणों में से एकमात्र है, क्योंकि उनकी पहचान, उनकी व्यापक पहचान उनकी लेखन शैली और कहने के ढंग तक सीमित नहीं हो सकती। उनकी पहचान उनके कथन के मर्म से है, और उनका मर्म है प्रखर, गहन, सनातन, शाश्वत भारतीयता। नरेंद्र कोहली स्वयं इस शाश्वत भारतीयता का अभिरूपण थे। उनका सुपठित, सुसंस्कृत, गरिमामय, प्रखर, बेबाक व्यक्तित्व जिस आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से भरा था, वो अद्भुत था। यह आत्मविश्वास उनके सुदीर्घ तथा समृद्ध रचना कर्म, अनगिनत उपलब्धियों और जनप्रिय लेखक के रूप में उनकी अपार लोकप्रियता से पुष्ट तो जरूर हुआ होगा, किंतु मूलतः वह भौतिकता की सीमाओं से ऊपर उठ सकने की उनकी विलक्षण क्षमता से पोषित था। शब्द ऋषि भी यदि डिप्लोमेटिक हो जाएं, तो वे शब्द ऋषि कहां कहलाएंगे। को नृप होई हमें का हानि। नरेंद्र कोहली जी इस बात के लिए जाने जाते हैं। इसलिए ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं जब कोहली जी की बेबाक टिप्पणियां खचाखच भरे सभागारों को शब्द शून्य करती रही। वे असहज और चुभने वाले सवाल पूछ सकते हैं, और किसी से भी पूछ सकते हैं, और इसीलिए वे नरेंद्र कोहली हैं। तोड़ो कारा तोड़ो उनका उपन्यास मात्र नहीं है। मुझे लगता है कि ये शीर्षक कोहली जी की सशक्त रचनात्मक ऊर्जा को भी अभिव्यक्त करता है, और समकालीन साहित्य तथा समाज की जकड़नों के नकार का भी उद्घोष करता है। एक ऐसे साहित्यकार है जो चुप रहने के लिए अभिशप्त नहीं है। कुछ चुप रहा है तो वे कहकर रहेंगे, वे लिख कर रहेंगे, क्योंकि यह हस्तक्षेप करने का उनका तरीका है। वे खुद कहते हैं कि लेखक के भीतर विद्रोह का जो भाव है वो किसी भी रूप में सामने आ सकता है, और वो आएगा। उनके शब्दों में प्रसव और अभिव्यक्ति दोनों को रोकना असंभव है। एक बस में मिसेस शर्मा के नाम की एक महिला के साथ अभद्रता होती है, और बदहवासी की हालत में बाहर निकलते समय बस से गिरकर उनका निधन हो जाता है, तो नरेंद्र कोहली अहल्या लिखते हैं। जब 1971 के बांग्लादेश युद्ध में बुद्धिजीवियों को सामूहिक रूप से मारने की बात आती है, तो कोहली जी दीक्षा लिखते हैं। उनका मन उन पौराणिक दृश्यों की ओर चला जाता है जहां ऋषियों को राक्षस खाया करते थे। किसी भी समाज को बौद्धिक नेतृत्व देने वालों को सबसे पहले आतंकवाद का दंश क्यों झेलना पड़ता है, ये सवाल कोहली जी बार बार उठाते हैं और अपनी रचनाओं के माध्यम से उसका उत्तर देते हैं। जब एक छात्र को खुलेआम चाकू मार दिया जाता है और उसे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता, तब एक विवश अध्यापक के रूप में कोहली जी को विश्वामित्र की याद आती है।
जो लगभग इसी तरह की स्थिति में आस लेकर प्रभु राम के पास पहुंचते हैं। राम के पास समाधान है, किंतु राम ही क्यों, कृष्ण ही क्यों, विवेकानंद ही क्यों, रामकृष्ण ही क्यों? क्योंकि कोहली जी का लेखकीय चिंतन काफी हद तक काल के दायरों से मुक्त था। वे हमारे समाज को वर्तमान के संकुचित दायरे में नहीं देखते थे, बल्कि उसे हमारे सहस्त्रों वर्षों के इतिहास और परंपरा के साथ जोड़कर पूर्णता देते थे। कम सृजन धर्मी होंगे जो वर्तमान इतिहास और पौराणिक कालखंडों के बीच इतनी सहजता से विचरते होंगे और उनके बीच इस तरह का तादात्म्य स्थापित करते हुए कुछ रचते होंगे जो कोहली जी ने रचा। उनकी दृष्टि में वर्तमान की समस्या का समाधान हमारे अतीत और उसके ज्ञान कोश में विद्यमान है। इसके लिए आपको मार्क्स के शरण में जाने की जरूरत नहीं है और न ही शेक्सपियर की शरण में जाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोहली जी स्वयं अंग्रेजी साहित्य के अध्येता रहे। वह उन्हें आनंदित करता था, उनको समृद्ध करता था, उनके अनुभवों को बढ़ाता था, किंतु उन्हें भारतीय समाज के प्रश्नों के उत्तर यदि कहीं मिलते थे तो भारतीय संस्कृति में। एक स्थान पर वे कहते हैं, हमारे जातीय इतिहास को देखते हुए मैं कहीं भी वर्तमान और पौराणिक काल के बीच में भेदभाव नहीं करता, विभेद नहीं करता। मेरे लिए अखबार और हमारे पुराण दोनों बिंब प्रतिबिंब का भाव लेकर चलते हैं। जो अखबार आज मैं पढ़ता हूं वही मुझे पुराणों में भी दिखाई देता है। जो पुराणों में पढ़ा वही अखबारों में भी प्रतिध्वनित होता हुआ दिखाई देता है। अखबारों में आज भी वह सब कुछ छप रहा है जिसके बारे में कोहली जी ने कभी कहा था कि उसके पहले 4 पन्ने जो हैं अखबारों के वो राक्षसों की खबरों से भरे हैं। आज भी अखबारों में वही सब छप रहा है। लेकिन हमारे साथ यदि नहीं है तो कोहली जी जो आज के इस माहौल में अपने चिंतन और लेखन से हमें रास्ता दिखाते, हालांकि मैं भौतिक रूप से उनकी मौजूदगी की बात कर रहा हूं, हमारे मन में तो वे सदैव ही हैं क्योंकि वही उनका वास्तविक स्थान है। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया बालेंदु। आपका जो वक्तव्य था, आपकी जो बात थी, इतने मन से आपने कही और आपने बहुत उचित प्रश्न उठाए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और ये बात बिल्कुल सच है कि खाली शब्द ही नहीं, जो शब्द के पीछे साधना, शब्दों के पीछे जो उनका व्यक्तिगत डिसिप्लिन था, वही उनके शब्दों को, वही उनके लेखन को ऊर्जा देता था। और बिल्कुल यही बात उन्होंने स्वयं विवेकानंद के लिए कही कि विवेकानंद जी की जो शब्दों के पीछे साधना है वही उनकी असली ऊर्जा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक सेकंड में स्पॉटलाइट हटाती हूँ और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वैशाली ठाकुर जी को। और वैशाली जी, इस कार्यक्रम में शायद आप ही हैं जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिली थी। तो मैंने वैशाली माथुर जी, और जो पेंगुइन रैंडम हाउस से हैं और वहाँ की लैंग्वेज पब्लिशिंग की हेड हैं, तो मैंने आपके बारे में कुछ ढूंढने की चेष्टा करी और मुझे आपके ट्विटर हैंडल पे मिला कि योर बुक विल आउटलिव यू, सो राइट अ गुड वन। तो बहुत फिर मैंने आपके कुछ ब्लॉग्स देखे और आपने एक बात कही कि let your writing be an organic process. You cannot write to a list. Your book should always play to your strengths. बहुत प्यारी बातें। और जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ लेखक जैसे नरेंद्र कोहली जी, जो कि किसी ब्रैकेट में नहीं समाने वाले थे, और मैंने जहां तक मुझे पता चला कि पेंगुइन ने कम से कम 8 किताबें उनकी पब्लिश की हैं। तो कृपया आप अभी जो आप लोगों ने किया है उनके लिए और जो आप लोगों की आगे आगामी योजनाएं हैं उनके बारे में हमको बताएं। वैशाली माथुर जी, पेंगुइन से बहुत स्वागत। धन्यवाद शार्दुला जी। अच्छा लगा कि आपने कुछ कुछ पढ़ा और कुछ कुछ उसमें से निकाला। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि उन्होंने 2 कैटेगरीज का पहले वर्णन किया था कि एक विद्वान है और एक दूसरे टाइप के लोग हैं जो इतने विद्वान नहीं है पर कुछ होगा उन लोगों में। तो मैं वो दूसरे कैटेगरी में आती हूँ। कोहली सर को आज मैं बहुत ही याद कर रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों के संग में मिलके वो हमेशा हर साल उनके लिए उनका जन्मदिन बहुत स्पेशल होता था। बहुत खुश होते थे सर और बड़ी खुशी से मनाते थे और उन्हें बहुत अच्छा लगता था हम जो भी करते थे उनके लिए। मैं उनको क्योंकि हिंद पॉकेट बुक्स अब पेंगुइन का हिस्सा है तो उनकी काफी सारी किताबें
मुझे तब पढ़ने मिली जब हम लोगों ने अक्वायर किया। पर उनसे जो मेरा संबंध बना वो बहुत छोटा ही था। आप लोगों से के तो मैं कहीं पे भी नहीं आती। 3 या 4 साल से 5 साल से हम लोग मिल रहे थे। पर इतना स्नेह था कोहली जी का। अच्छा ये था कि उन्होंने मुझे डाँट नहीं लगाई कभी मेरी हिंदी पे। तो जब मैंने उनसे कहा कि सर आप मेरे को सिखाते रहिए, मैं तो सीखने को तैयार हूँ। तब उन्हें अच्छा लगा और अच्छी बात ये थी कि हाँ, इस प्रोसेस में उन्होंने मुझे डाँटा नहीं कभी और उनके संग मैंने उनकी किताबें एडिट की हैं। और खुशी की बात ये है कि पिछले साल उनके जन्मदिन पर हमने लॉन्च की थी समाज जिसमें मैं रहता हूँ। उनकी जो किताब थी वो हमने उनके जन्मदिन पे लॉन्च की थी। और उस लाइव में सर ने ये बात कही थी और कई बार उन्होंने ये मेंशन किया है कि उनके बायो में सब लोग लिखते हैं, ऑथर बायो में, कि उनका जन्म सियालकोट पाकिस्तान में हुआ। और उन्होंने कई बार मुझे ये बात बोली कि जब मैं पैदा हुआ था तब सियालकोट नहीं था, वो सागलकोट था और पाकिस्तान जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो बातों-बातों से मुझे ऐसा लगने लगा कि ये बात इतनी गहरी है उनकी जो ये कह रहे हैं कि ये सियालकोट नहीं था, तो ये क्या था? तो फिर मैंने उस लाइव के बाद सर से बात की। मैंने कहा सर आपने कभी अपने उस जीवन के उस हिस्से के बारे में कभी नहीं लिखा है। तो क्या आप उस पे लिखना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे नहीं मालूम कि तुमने ये कैसे पकड़ा और मैं लिखता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ। तुमने कहा है तो कोशिश करता हूँ। और फिर उन्होंने लिखा और फिर उन्होंने लिख के एक दिन हमें भेजा। तो अब हाँ, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ये किताब अब इसका ये कवर है और आज हम इसका कवर लॉन्च कर रहे हैं कोहली जी के जन्मदिन पर। और ये किताब उनकी भारत विभाजन के समय वो करीब 7 साल के रहे होंगे। तब कोहली जी सियालकोट या पहले जिसे सागलकोट कहते थे वहाँ से दिल्ली आए। और ये उनकी उन कुछ सालों के बारे में है, उनके बचपन के बारे में है, वो जो चीज़ें उनको छू गई, जो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में ऐसी हुई कि उनकी पूरी छाप उनकी ज़िंदगी पे पड़ी। तो ये किताब वो दिखाती है। इससे बहुत ही मार्मिक वर्णन है इसमें वहाँ से पाकिस्तान से निकल के आने का, यहाँ रेफ्यूजी बनने का, असली रेफ्यूजी किसे कहते हैं। और लोग जो बाहर चले जाते हैं वो हिंदुस्तान को याद करते हैं, पर वो नहीं है जैसा कि कोहली जी फ़ील करते हैं। और किताब का अंत एक बड़े ही अनोखे ढंग से होता है। क्योंकि उसमें हमारी माइथोलॉजी आ जाती है, कृष्ण आ जाते हैं, उनकी दादी आ जाती हैं, एक स्वप्न है जिसके माध्यम से वो अपने आप को समझाते हैं कि आज वो सियालकोट में नहीं है पर सियालकोट उनमें है। तो बहुत सुंदर किताब है। और रात में मैं एडिट ही कर रही थी, सुबह प्रूफ रेडी करके मैंने भेजे और मुझे इतना खुशी हो रही है कम से कम ये शेयर करते हुए आज उनके जन्मदिन पर। तो तो ये है यही बताना चाह रही थी मैं पढ़ने वालों को। मुझे लगता है कि लोगों को किताब पसंद आनी चाहिए और शीघ्र ही ये मार्केट में होगी। और मुझे लगता है कि लोगों को अच्छी लगेगी पढ़ के और उनको एक नया आयाम मिलेगा कोहली जी को देखने का, उनके बारे में जानने का और मौका मिलेगा इस किताब से। वैशाली, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ और कहना चाहती हैं? नहीं, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर आवरण। और हम सब के लिए आज हमने साहित्यकार तिथिवार में विनीता काम्बरी जी ने बहुत सुंदर एक नरेंद्र कोहली जी पे आलेख लिखा। तो हम सब के लिए भी ये समझ की बात, ये छोटी सी चेतना कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत में जन्मा हूँ, यही उनकी भारतीय संस्कृति के प्रति जो उनके अंदर श्रद्धा थी या जो उनका रूप था जिसको उन्होंने इतना समृद्ध किया अपने लेखन से, उसकी एक छोटी सी झलक है। अनुपदा, अरुण माहेश्वरी जी मुझे दिख नहीं रहे हैं वाणी प्रकाशन से। आपको दिख रहे हैं क्या? अरुण जी सभागार में है वाणी प्रकाशन? मैं यही उपलब्ध हूँ। ओह, बहुत बढ़िया। हाँ, अरुण जी हैं शार्दुला, लेकिन प्रेम जी को थोड़ी सी कुछ इमरजेंसी है, उन्हें पहले जरा जाना है। अच्छा। तो हम
प्रेम जी को पहले बुला लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रगति, आप प्रेम जी को स्पॉटलाइट करिए, तब तक मैं उनका, प्रेम जी का इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो मैं जी। प्रेम जी और नरेंद्र जी के बारे में पढ़ रही थी। कम से कम 57 साल का उनका राब्ता, एक गुरु शिष्य का प्रेम। आप देख रहे हैं उनके पीछे नरेंद्र कोहली की किताब, जो नरेंद्र कोहली एक शिनाख्त, एक ऐसी शिनाख्त जो उन्होंने, वो तो रोज ही उनके साथ रहते थे, पर हम जैसे लोगों के लिए जो उन्होंने उनके लेखन, उनके व्यक्तित्व, उनकी विचारधारा की शिनाख्त की है। प्रेम जन्मजय जी स्वयं इतने अच्छे व्यंगकार हैं कि इन्हीं के शब्दों में वो इल्म से लेकर फिल्म तक आराम से किसी पर भी व्यंग लिख सकते हैं। उनके व्यंग के विषय भी सीमित नहीं हैं। और हम सब जानते हैं कि नरेंद्र कोहली जी के भी व्यंग बहुत सशक्त होते थे। तो हम उसी शिनाख्त के बारे में थोड़ा सा और प्रकाश डालें प्रेम जी, और बताएं। आपके लिए आज बहुत भावुक दिन भी है। एक मैंने आज सुबह लिखा कि एक सुख दुख के तीर पे हम बैठे हैं। उनके जाने के शोक पत्र की स्याही अभी सूखी नहीं है कि उनका पहला जन्मदिन आ पड़ा है। तो हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आज आप कैसे उन्हें याद कर रहे हैं। धन्यवाद शार्दुला, बहुत बढ़िया संचालन कर रही हैं आप, और जिस तरह से उन पर टिप्पणियां कर रही हैं। और अभी बालेंदु भाई बोले, और अभी जो है मैंने वैशाली माथुर को सुना, वो बहुत बड़ा काम कर रही हैं, उनके साहित्य को जिस तरह से सामने लेकर आ रही हैं, और स्वयं एक प्रबुद्ध साहित्यकार हैं। अनिल जोशी जी हमारे बीच में हैं, अरुण माहेश्वरी जी उनके एक और प्रकाशक, लगभग मतलब सारी पुस्तकों के प्रकाशक वो हैं, और जिन्होंने बहुत अलग तरह से नरेंद्र कोहली जी के साहित्य को लेकर आए हैं। शैलजा सक्सेना जी हमारे बीच में, वो भी बात करेंगी। पर सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अनु भार्गव जी का, कि उन्होंने हिंदी से प्यार का एक मिशनरी अभियान जैसे आरंभ किया है मुझे, क्योंकि और हिंदी से प्यार के इस अभियान में अभी मनीष धारीवाल जी बोल के गए हैं, शार्दुल आप हैं जुड़ी हुई हैं, और प्रगति टिप्पणी, उनसे मेरी लगातार बात होती रही बीच में। और आप लोग जैसे अभी अनूप जी ने बताया कि तन मन से और धन से भी लगभग इससे गुणवत्ता प्रदान करने में लगे हुए हैं। आप चिंता नहीं कर रहे हैं कि धन आएगा नहीं आएगा, सोच आपकी इस तरह की है। और इस सदी के लोकप्रिय साहित्यकारों पर केंद्रित वेबसाइट आप बना रहे हैं, और इसी सोच के अंतर्गत आपने युग प्रवर्तक साहित्यकार मेरे गुरुवर आदरणीय कोहली पर वेबसाइट का निर्माण करने का सोचा। आज उसका लोकार्पण आप कर रहे हैं। इस साइट को मैंने देखा, इसमें बहुत कुछ है, पर बहुत कुछ आना शेष है, क्योंकि वेबसाइट पर काम पूरा कर लिया है ऐसा कहा, पर मेरा मानना है कि उस पर, इस नरेंद्र कोहली जैसे विराट व्यक्तित्व पर जितना भी काम किया जाए वो पूर्ण नहीं होगा। उसमें उसे निरंतर बेहतर करना होगा, और इस बेहतर करने में मैं अपना तन मन धन से, तीनों चीजें मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं सहयोग दूंगा। और जैसे अभी आपने बात की 67 वर्षों का संबंध, 66 से ये संबंध शुरू हुआ था, और मेरे वो शिक्षक कब मेरे अभिभावक बन गए, और मैं बहुत भावुक हो गया जब उन्होंने लिखा कि प्रेम मेरे लिए, लिखा उन्होंने, मतलब कहा नहीं, लिखा कि पुत्रवत है, और पुत्रवत ही मुझे प्यार करते थे। और अब आप सोच सकती हैं कि मैंने कहा भी था जब उनकी मृत्यु हुई, जब वो, मैं मृत्यु नहीं कहूँ, महाप्रयाण की तरफ गए, और उस दिन मैंने कहा था कि अगर कोरोना काल ना होता तो क्या 175 वैशाली जहाँ वो रहते थे, वहाँ का कोना कोना जो है वो लोगों से ना भर जाता है, अश्रुपूरित नेत्रों से ना भर जाता। खैर वो हमारे मध्य नहीं है, और उनके ना होने का एक बड़ा अर्थ है मुझे लगता है। उनके महायात्रा पर जाने से एक बड़ा शून्य जैसे आ गया, उस शून्य की चर्चा बालुंदी ने भी की, और आज हम उनके जाने के बाद पहला जन्मदिन मना रहे हैं। और मुझे याद है, वैशाली ने भी अभी जिक्र किया, उस बात की चर्चा की, पिछले वर्ष इन्हीं दिनों उनका हमने जन्मदिन मनाया था।
मैं ये शिनाख्त जिसकी बात कर रही हैं वो मैं किताब लेके गया था और जन्मदिन पर उनको उपहार दिया था, बहुत प्रसन्न थे इससे किताब से। आज उनके जाने के बाद ये उनका पहला जन्म दिवस है जो भावुक कर रहा है। अभी पिछले दिनों लगभग समझ लीजिए 4-5 महीने बाद मेरा जाना 175 वैशाली में हुआ। मैं गुरु माता कहता हूँ, मधुरमा कोहली जी, उनसे बात करना, कार्तिकेय से बात, कार्तिकेय जिसको मैं गुड्डू के रूप में जानता हूँ, इसी प्रकार से शिशु से बात करना, उनका जो छोटा बेटा है, जिस तो उनकी बहू से बात, सारी बातें हुई। हम गए 1 घंटे के लिए थे पहली बार, तो पर वहाँ जाना काफी भावुक कर गया और हम 2-2.5 घंटे बैठे, काफी बातें करते रहे और मुझे बहुत भावुक हो गया मैं जब मैं जहाँ बैठा था, मेरे साथ जो है गुरु माता बैठी थी और सामने की सीट पे जो है उनका बेटा बड़ा कार्तिकेय बैठा था। तो उन्होंने मुझसे कहा, प्रेम, यहाँ ये कार्तिकेय बैठा है, यहीं बैठते थे ना। क्या कहूँ, खैर तो एक अलग अलग तरह से हम उनको अनुभव कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जैसे हम बात कर रहे हैं उनके बारे में। और अब मैंने एक किताब जो है, 2 किताबों पर काम कर रहा हूँ। एक तो वो है कि जब कोरोना काल था, अप्रैल से पहले, और पहले कोरोना काल में भी उनसे मेरी फोन पर अक्सर बातचीत होती थी और बहुत लंबी बात करते थे क्योंकि कहीं मिलना जुलना था नहीं। तो उनको मैंने उनसे पूछकर फोन पे रिकॉर्ड कर लिया था। वो बहुत सारी चीजें हैं को मैं सामने लाना चाहूंगा। एक किताब मैंने जिसपे लगभग काम मेरा 75% हो गया है और उस किताब का नाम है नरेंद्र कोहली के ना होने का अर्थ, कि लोग उसको किस तरह से लेते हैं। और शार्दुला, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गजब, मतलब जब मैंने, समझ लीजिए कि मेरा मन ये था कि आज 5-6 तारीख को उनके ऊपर किताब आ जाए और मैंने लोगों को समय भी कम दिया कि मैं चाह रहा हूँ और लोगों ने, आप मानेंगे 40 लोगों ने उस पर लिखा है, अभी लिखा और लिखना चाह रहे हैं। फिर मेरा मन हुआ कि क्योंकि हम चाह रहे तो पुस्तक मेले में आ जाए, पर ये सारी चीजें देख के अब हुआ कि उनकी पुण्यतिथि पे अप्रैल में ये किताब आएगी। अब इस किताब की जो लिखने वाले हैं, कुछ लोगों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, शीर्षक उनके दे रहा हूँ। जैसे राहुल देव, उन्होंने लिखा, आधुनिक व्यास अब दोबारा नहीं आएगा। अनंत विजय लिखते हैं, व्यक्ति नहीं, लेखक नहीं, एक अवधारणा है। बलदेव भाई शर्मा ने जो लेख लिखा उसका शीर्षक है, भारत बोध जगाने वाला रचनाकार। अदिति ने एक बहुत ही मार्मिक आलेख लिखा है और उसमें उनका जो शीर्षक है अदिति का, वही देखिए, मेरे अपने परिवार के सबसे बड़े सदस्य का जाना। अनिल जोशी जी एक अलग पक्ष से देख रहे हैं उनको, उनका शीर्षक है, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के शाश्वत हस्ताक्षर। सच्चिदानंद जोशी ने लिखा है, एक अकेली की फौज। सुधीश पचौरी लिखते हैं, होना और ना होना नरेंद्र कोहली का। दिव्या माथुर का लेख है, उन्होंने भी बहुत मार्मिक संस्मरण लिखा है, घबराओ नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये नरेंद्र कोहली जी ने उससे कहा था। कमल किशोर गोयनका जी लिखते हैं कि नरेंद्र कोहली के होने का अर्थ। शैलजा ने बहुत अच्छा लेख दिया, इतिहास के वन में तार्किक पगडंडियां बनाने वाले मार्गदर्शक। तो इस तरह के लेख मेरे उसमें, और बहुत है, 40 के करीब लेख हैं। और पहले तो बहुत भावुक थी, मैंने उनसे फिर अनुरोध किया है आदरणीय मधुरमा कोहली जी से कि वो भी लेख लिखेंगे और ये किताब पर मैं अब और बेहतर काम करूंगा, क्योंकि सूर्यबाला जी का भी अभी लेख आया है मेरे पास, दीक्षित जी हैं, ओमवती दीक्षित है, उनका भी लेख आया है। तो इस पे मैं काम कर रहा हूँ और मैं जितना काम करूंगा मुझे लगता है कि उतना ही कम है मेरे लिए काम। और मैं शार्दुला बताऊं कि जैसे अभी बहुत बढ़िया बातें की अपना बालेंदु ने, कि उनको ये नहीं मिला या विचार धारा को लेकर उनसे बातें हुई। मैं उनको पढ़ता हूं तो एक बार मेरे से उनसे बातचीत हुई तो वो मुझे बोले, मैंने उनसे पूछा, यही सवाल मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों इस तरह से पुरस्कार जो है उससे अलग किया जाता है या आपकी आलोचना दूसरी तरह से होती है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। बोले, उन्होंने जो मुझे साक्षात्कार में कहा, ये काफी पहले लिया था मैंने उनसे,
कि वामपंथी अपनी विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करने वालों की भी प्रशंसा करेंगे प्रेम, उन्हें ही आगे बढ़ाएंगे, मुझे क्यों बढ़ाएंगे? एक वर्ग का लेखक मेरी उपेक्षा कर सकता है, मुझे बौना बनाने का प्रयत्न कर सकता है या बिल्कुल ब्लैकआउट भी कर सकता है। दूसरी तरफ वामपंथ से भिन्न विचारधारा का आलोचक मेरी प्रशंसा के पुल भी बांध सकता है। मैं बहुत आस्तिक हूं और मानता हूं कि जो ईश्वर की इच्छा होती है, जिस ओर उसे ले जाना है, जो उसे मुझे दिलाना है, वह मिलकर ही रहेगा। मेरे कहने का कतई अर्थ नहीं ले कि मैं इन सब से मुक्त हो गया हूं। हाँ, मुक्त होने का प्रयत्न अवश्य कर रहा हूं। अभी विवेकानंद की बात हुई और विवेकानंद को जीते थे उन्होंने, मतलब उस तरह कहा कि विवेकानंद की मुझे उक्ति याद आती है, देखिए हमको सबको इसको धारण करना चाहिए। यदि धन मांगना है तो किसी सेठ साहूकार से मांगो, वह दे देगा, पर यदि ईश्वर से कुछ मांगना है तो धन से मुक्ति मांगो। वो कहते हैं कि धन तो अनेक लोग दे सकते हैं, किंतु धन से मुक्ति तो केवल ईश्वर ही दे सकता है। साहित्य आपको छोटे छोटे पुरस्कार, कोई पदवी, धन आदि दिलवा सकता है, पर जब देने वाला ईश्वर है तो ना देने वाला भी ईश्वर ही है। गुरुवर जो है आचार्य विष्णुकांत शास्त्री से बहुत प्रभावित थे और उन्हीं की एक बात उन्होंने कही कि वो शास्त्री जी कहा करते थे कि मेरी इच्छा पूरी हुई तो राम जी की कृपा, और यदि नहीं हुई तो राम जी की इच्छा। ये एक सकारात्मक चिंतन है जो उनके पास था, और यही व्यापक और बड़ी सोच है जो उनके लेखे को विराट बनाती है। और शायद इसीलिए दीक्षा परकर जैनेन्द्र जी ने भी कहा था कि आपकी सोच जो है आपको शास्त्र तक ले जाती है, और यही उनकी बड़ी सोच जो है। हम आज उनके बारे में, उनके अभाव को महसूस कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि इस तरह से वो हमारे बीच में नहीं है। और मुझे अभी भी याद है जब ये चल रहा था कि वो लगभग मृत्युशैया पर थे, तो आदरणीय गुरु माता ने मुझे कहा था कि प्रेम वो महायात्रा में जाने का उन्होंने निर्णय ले लिया है, अब उनको कोई दिव्य शक्ति ही रोक सकती है। पर अगर हम उनकी पढ़ें, महासमर पढ़ें, खासकर अब कर्म पढ़ें, उसमें वो एक जगह लिखते हैं कि जीवन का दूसरा छोर अनिवार्यतः मृत्यु ही है। जन्म तथा मृत्यु दोनों ही सृष्टि में समानांतर चलते हैं, और रोग जीवन की ही एक स्थिति है, किंतु जीवन की परिणति मृत्यु है। ये बात उन्होंने, अब ये देखिए, अगर आप देखें कि इस समय अब उनके जाने के बाद देखें तो ये सोच कितनी विराट थी उनके पास, किस तरह से वो जीवन को जीते थे। और इसी तरह से आखिरी जो इनका था आदरणीय गुरुवर का जो खंड था सका महासवर का, उसमें मतलब उसका ये अर्थ नहीं ले कि वो अगर इस तरह सोच रहे कि मृत्यु संभावनी है तो निष्कर्म हो जाए। उसमें वो कृष्ण के माध्यम से कहलाते हैं कि ना तो मैं जीवन को दूसरों के आदर्शों के अनुसार जीने का समर्थक हूं, और ना ही युद्ध में दूसरों के रचे व्यू में फंस कर लड़ने का तुम्हें अपना व्यू रचना है। ये अर्जुन से कहते हैं। संसार में लोग तुम्हें विभिन्न प्रकार की चुनौतियां देते रहेंगे, अलग अलग व्यूहों से पुकारेंगे, तो तुम उनकी योजनाओं के अनुसार भागते रहोगे। अपना व्यू कब रचोगे? अपना युद्ध कब लड़ोगे? जीवन को सफलता पूर्वक वही जी सकता है जो अपनी निश्चय आत्मिका, ये देखिए इस बुद्धि का प्रयोग किया, निश्चय आत्मिका बुद्धि से जिए, ये बात कहते हैं। और कहते हैं अर्जुन से कि चिंतन करो, चिंता नहीं, जो कार्य करना हो उसे प्रयत्न पूर्वक करो। धनंजय, उद्योगहीन मनुष्य की चिंता उसके शोक का दूसरा नाम है। शोक उसका सबसे बड़ा शत्रु है। शोक मित्रों को दुर्बल करता है और शत्रुओं को बल देता है। मेरा कहना यही है शार्दुल्ला कि अब हमें भी नरेंद्र कोहली के लिखे का चिंतन करना है। उनके ना होने की चिंता साथ में है, पर शोक नहीं करना और उस शोक के कारण दुर्बल नहीं होना। इसी कारण से मैंने ये दो कार्य उनके लिए, मतलब दो सोचा जो काम करना चाह रहा हूँ। और जैसे मैंने कहा कि, और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज उनके जन्मदिन पर, उनके ना होने पर
हम उनको इस तरह से याद कर रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी पूरी टीम का, जो लोग आप काम कर रहे हैं, और आपने अपनी बात कहने का मुझे समय दिया। और मैं बहुत ही बस सुनता रहूंगा, पर एक थोड़े किसी ने बहुत जरूरी आना है तो उनसे मुझे बात करनी, इसलिए मैंने कहा था। मैं निरंतर रहूंगा, पर बातें सुनता रहूंगा सबकी। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये लगता है कि आप एक, सच में आपकी जो किताबें हैं, जैसे नरेंद्र जी हमारे लिए एक पुल बने, एक सहारा बने या आज से पुरातन काल में जाने का, आप हमारे लिए एक ऐसे ही पुल बनेंगे नरेंद्र जी के चेतना, उनकी जो रचना दृष्टि है उसको समझने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने बात कही कि आप ये देखिए, उनकी जो महासमर जो 8 भाग में है, वो शुरू बंधन से होती है और अंत में निर्बंध पे जाके खत्म हो जाती है। तो हमें सच में यही सोचना चाहिए कि आज वो हैं पर वो निर्बंध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अरुण जी, आप किस नाम से हैं? मैं स्पॉटलाइट करना चाह रही थी। अरुण, हाँ, आप बोलेंगे तो मुझे दिख जाएगा। HP के नाम से हैं क्या? लिखा हुआ होगा, तकनीक तो है। हाँ हाँ हाँ, मैं, हाँ, अलेंदु जी जरूर रख सकते हैं। आप HP नाम से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। अरुण माहेश्वरी जी वाणी प्रकाशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वाणी फाउंडेशन के चेयरमैन। उन्होंने 32 से अधिक देशों में हिंदी का उत्सव किया है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को साहित्य की दृष्टि देने में वो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। वाणी प्रकाशन खाली नाम से ही नहीं, काम से भी नरेंद्र कोहली का है। उन्होंने नरेंद्र जी की 94 किताब, 94 बुक्स पब्लिश की हैं। ये बहुत, जब आज मैं वाणी प्रकाशन की वेबसाइट पे गई और मैंने जब देखा कि 94 किताब आपके पास है नरेंद्र जी की, तो उससे बड़ा प्रमाण आपका नरेंद्र जी के साथ जो संबंध है, उनके प्रति जो समर्पण है, उसका हो नहीं सकता कि किसी लेखक की अमूमन सभी किताबें आपके प्रकाशन से आई हैं। अरुण जी स्वयं बहुत ही प्रबुद्ध चेतना के व्यक्ति हैं। तो हम चाहेंगे अरुण जी, आपका जो नरेंद्र जी के साथ संबंध रहा, जैसे जब आपने उनकी पहली किताब प्रकाशित की या जब अंतिम किताबों का समय आया, कैसा रहा, आप हम सबको इसके बारे में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रज में जब हम जाते हैं वृंदावन में, तो हम एक सबके मुंह से वही सुनते हैं कि इतय कृष्णा उतय कृष्णा जितय देखो कृष्णा कृष्णा। वाणी प्रकाशन में जहां देखो नरेंद्र कोहली नरेंद्र कोहली नरेंद्र कोहली की किताबें। हमने ये, मतलब दुनिया भर में मेरे ख्याल से ये एक ऐसे लेखक हैं कोहली जी, जिनकी एक किताब अनेकों रूप में, और कोई ऐसा रूप नहीं जिसमें वो न छपी हो। जैसे कि ये महासमर का, जैसे अभी आपने जिक्र किया ना, ये 8 वॉल्यूम में है। 9वां वॉल्यूम मैंने उनसे कहा, मैंने कोहली जी महासमर, ये महाभारत इतना बड़ा काव्य है, इस काव्य के इतने सारे पात्र हैं, उसको कैसे समझा जाए, उनको कैसे याद रखा जाए, या उनको, तो उन्होंने फिर एक नई किताब लिखी, जहां है धर्म वहीं है। तो वो 9वें खंड के रूप में भी। और महासमर और अभ्युदय या राम कथा पर किताबें, ये हमने 5 रूप से इसको प्रकाशित किया है। पेपर बैक में आया है, अभी सेट एडिशन के रूप में आया है, एक डीलक्स एडिशन के रूप में आया है, एक सुपर डीलक्स एडिशन के रूप में आया है। मतलब ये किताब ऐसी है कि हम तरह तरह से इसको प्रकाशित करते हैं, और महंगी से महंगी, हिंदी में इतना महंगा उपन्यास किसी के पास, मतलब पैसों की दृष्टि से देखा जाए, लेकिन पाठकों का कोई अपार है और उनका प्रेम अपार है। लोग कहते हैं हमें तो ऐसा ही चाहिए, हमें वैसा ही चाहिए। और मतलब ये जो लोकप्रियता है, ये एक सामान्य लेखक की नहीं होती। हम प्रेमचंद से कोहली जी की तुलना कर लेते हैं कि प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार हुए, और ये, लेकिन आप यदि देखें तो प्रेमचंद जिस, तो मैं यहाँ आलोचना ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो प्रेमचंद की यदि हम आलोचना भी करें तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें पाएंगे। मैंने बहुत सी किताबें हालांकि प्रेमचंद के
दूसरे दृष्टिकोण से प्रकाशित की है कि सामंत का मुंशी प्रेमचंद और दलितों के विरोध में प्रेमचंद सब कुछ छपा है, लेकिन कोहली जी के एक ऐसे निर्विवाद लेखक हैं जिनको आप सिर्फ और सिर्फ आत्म उत्थान के लिए, देश प्रेम के लिए, भारतीयता के लिए जान सकते हैं। उन्होंने व्यंग लिखे हैं तो देश प्रेम के लिए लिखे हैं। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कहीं उनके साथ में नहीं है। जीवन में हम कहते रहे कि ये मिला, वो नहीं मिला, वो कोई तो इतने लोग, कोई एक लेखक थे ना, नोबेल प्राइज उनको मिलने वाला था लेकिन अंतिम समय पे बदल गया, तो लोगों ने उनके घर पर इतने आम जनता ने उपहार पहुंचाए कि वो एक नोबेल प्राइज से भी बहुत ज्यादा थे। तो कोहली जी इस प्रकार के लेखक हैं कि जिनको किसी सम्मान पुरस्कार की, जो दिया उनका सम्मान था, उनका सम्मान उन लोग जिन्होंने भी पुरस्कार दिए हैं और जिन्होंने नहीं दिए, ये एक अलग किस्म की राजनीति होती होगी, लेकिन उससे कोहली जी का कोई विशेष उसमें तो नहीं है। आम जनता उनकी अपनी है, आम पाठक उनके अपने हैं। उनके हर प्रकाशक के दिल में उम्मीद होती है कि कोहली जी की पुस्तकों को प्रकाशित करें। ये एक अद्भुत बात है। और कोहली जी अपनी इच्छा से अपनी किताबों को, बहरहाल किताबों की तो बात रही, अब कोहली जी का मेरा तो मतलब अ, आज गणेश जी साहब ने जो शेर पढ़ा था, यदि कोहली जी होते तो गुस्सा जरूर हो जाते कि तुमने उर्दू शब्द का उपयोग क्यों किया। मैं भी एक सोच रहा था, लेकिन मैं डर के मारे नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी कब्र पर मैं फतिया पढ़ने नहीं आया। तो इस तरह का कोहली जी से लगभग 2-3 दिन में रोज हमारा 1 घंटे का सत्संग ही होता था। सुबह हम लोग बात करते थे। बात का कुल अर्थ, आनंद, जीवन, मृत्यु, उत्साह, उमंग, राम जी के बहाने, राम जी की दुनिया, यही हम सब लोग बातें करते थे रोज। और मधुरिमा जी उस दिन कह रही थी कि भाई मैं फोन पर सुनती थी तुम्हारी बातें। तो खैर अच्छा है, मतलब इतना प्रेम, इतना पितृ तुल्य प्रेम, मित्र तुल्य प्रेम, भात सब तरह से तो वो, और डांटते भी बहुत जबरदस्त थे। क्योंकि हमारा हिस्सा था। मनोहर श्याम जोशी भी इसी तरीके के थे। सुबह फ़ोन करते थे कि भई तुम समझ नहीं सकते हो बात को, तुमसे बात करना बेकार है। दोपहर में आता था फ़ोन कि अरे भई फिर तुमने बताया नहीं क्या हुआ? तो यही कोहली, ये बड़े लोगों की बातें हैं। और इनके साथ बिताए हुए पल, देखिए मैं, कोहली जी की मृत्यु हुई, मैं बिल्कुल नहीं जा पाया घर पे, जाना चाहता था। इतना प्रेम, मतलब कोहली जी हम सब में ज़िंदा हैं, जैसे भी हैं। हम सब उनको रोज़ याद करते हैं, स्मरण करते हैं। ये जीवन मृत्यु तो ख़ैर कोई ख़ास वो नहीं है, वो तो सब बँधा हुआ है। लेकिन कोहली जी के आदर्श, उनकी बातें, उनका सबके प्रति प्रेम, जैसे अदिति ने लेख लिखा कि मेरे घर के सबसे बड़े सदस्य हैं दादाजी। तो वो इतना हमसे बातें करती थी, दादाजी, दादाजी करते नहीं। तो कोहली से हम भी ऐसे ही उनसे रोज़ सुबह सत्संग करते थे, तो अच्छा लगता था। और किताबें तो ख़ैर सब हैं ही। और उनकी हर किताब प्रकाशित करना अपने आप में एक अनुभव होता था। मैंने कॉलेज जी से कहा कि आप स्त्री पात्रों को अलग कर दीजिए। फिर उन्होंने कुंती और द्रौपदी और हिडम्बा, ये सब किताबें इस तरह की आने लगी। बहुत सी चीज़ें बच्चों पर हमने रामकथा और महाभारत की बातचीत की थी कि उसको प्रकाशित करवाएँगे, तो छोटे बच्चों को भी जानना चाहिए। बड़े लेखक की पहचान होती है, क्योंकि हम देखेंगे कि हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में बहुत से बड़े लेखकों ने बच्चों के लिए कुछ नहीं लिखा है। रामचरित शुक्ल हो, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, लेकिन कोहली जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बच्चों के लिए, मैंने उनसे यही कहता था, कोहली जी पहली कक्षा तो पहली ही होती है, उसमें प्रवेश तो करवाइए, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो उन्होंने ये भी किताबें लिखी, व्यंग्यकार वो श्रेष्ठ व्यंग्यकारों में थे। लेकिन बस वही है, इतने तीखे व्यंग और इतनी बातें होती थी, थोड़ा पाठकों को भी लगता है कि हिंदी साहित्य हमारे अंदर की, हम समाज को देख सकते हैं, समाज पे कटाक्ष कर सकते हैं। आलोचना पुस्तकों में भी कोहली जी की प्रेमचंद पर और आधुनिकता पर कई किताबें उनकी प्रकाशित हुई। तो कोहली जी सर्वांगीण साहित्यकार, कोई उन्हें आप बांध नहीं सकते। उपन्यासकार ही थे, व्यंग्यकार ही थे, नई विधाओं पर भी बातचीत हुई।
बहरहाल मतलब कोहली जी हमारे तो, मैं बल्कि जब हमारे इस ऑफिस का उद्घाटन हुआ था, मैंने अपनी इसी कुर्सी पे मैंने ये करीब 20 बात, मैं कहा आप इस पे बैठिए, अब इसको शुरू करवाइए मतलब चीज़ें। तो उन्होंने वही हमारे परिवार के बड़े होने के नाते अपना काम शुरू कर सकते हो। तो ऐसे भी इस तरह के कोहली जी हमारे ज़हन में हैं और प्रेम है, आनंद है। जीवन वृत्ति तो मैंने उनसे करता ही था कि भई ये तो होना ही है, आप और हम क्या कर सकते हैं? तो जो होगा हो जाएगा, जो लिखा है वही होगा। तो या जिस समय पे जो आएगा वो उचित ही होगा ऐसा। बहरहाल जो हुआ अब तो सबके लिए बंधे हुए हैं और उनको प्रेम से याद करते हैं और आत्मा हम सब में बसी है, अपने-अपने आपकी सोच अलग है, वैशाली जी ने अलग से देखा, मनीष जी ने अलग से देखा या इसी तरह से याद करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे मुझे अभी याद आया कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, जो इतना इतनी प्रबुद्ध व्यक्तित्व हो, इतना गहरी जिनकी जड़ें जाती हों, उस पेड़ को तो सब अलग अलग तरह से देखेंगे और अलग तरह से उसकी छांव में बैठेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपके अनुभव जान के, और मुझे ये लगता है कि सच में आपकी वो कुर्सी पे है अभी भी। और जिस तरह से वाणी भारतीय संस्कृति और साहित्य का एक संगम है, आप उनके उनकी जो चेतना है उसका मूर्त रूप है आपके प्रकाशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम चलते हैं इस प्रोग्राम का जो मेन कोर ऑब्जेक्टिव था, markmybook.com पे जो उनका वेबसाइट है। प्रगति जी जो रशा से हैं और हमारे जैसे, मैं इनको साहित्यकार तिथिवार के कारण जानी, बहुत बढ़िया लेखिका और परफेक्शनिस्ट, जो मुझे बहुत पसंद आते हैं लोग। तो कोई गलती नहीं करना, मैं इनकी सारे कामों के लिए एडिटिंग का उठा लेती हूँ, मुझे पता होता है 10 मिनट में मेरा काम हो जाएगा। ऐसी बढ़िया लेखिका प्रगति जी रशा से हैं और हमें बताएंगी थोड़ा सा। प्रगति आप शेयर करेंगी ना स्क्रीन? जी प्लीज आइए, मैं आपको एक मिनट स्पॉटलाइट डालती हूँ। शार्दुला जी बहुत नमस्ते। और मैं क्या ज्यादा बोलूं, इतनी सुंदर, इतनी आत्मीय बातें सुनने के लिए मिल रही है नरेंद्र कोहली के बारे में। प्रेम जन्मेजय जी ने ठीक कहा कि हमारी साइट बन गई है, ये हमने एक शुरुआत की है। बहती गंगा में हमने भी जस्ट हाथ डाला है, हमें उसमें डूबने में भी बहुत समय लगेगा, लेकिन हम छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। बस शुरुआत कर दी है और उस शुरुआत को हम आपके सामने अभी रखते हैं। स्वागत। तो markmybook.com जो साइट है, उस पे जो पुस्तकें आती हैं, तो नरेंद्र कोहली जी की साइट पे जाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना होगा। लिखना होगा narendrakohli.com और हम पहुंच जाएंगे markmybook.com के साइट पे। और जैसे ही आप पहुंचेंगे, आप देखेंगे ये उसका मुख्य पृष्ठ होगा। मुख्य पृष्ठ पे उनके बारे में थोड़ी जानकारी है, लेकिन उसका देखिए जो मेन मेन्यू है वो होम है, हम अभी होम पेज पे हैं। फिर अबाउट, बुक्स, ई कंटेंट, गैलरी, ब्लॉग और मैसेज के ऑप्शंस हैं। तो जो उनका मुख्य पृष्ठ है उस पर हमें हर चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। आपको जैसे एक झलक सी मिल जाएगी इस साइट पर, और फिर आपको जिस भी श्रेणी में रुचि है, आप उनके बारे में जिस तरह से जानना चाहते हैं, जैसे कि आप जानना चाहते हैं उनकी किताबों के बारे में, तो आपको अबाउट तो यहाँ पे है। और हाँ, अबाउट में यहाँ पे उनका संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है, और अगर आप व्यू डिटेल प्रोफाइल दबाएंगे तो आपको उनका थोड़ा विस्तृत परिचय मिलेगा। उनका पूरा परिचय तो दिया ही नहीं जा सकता, जितना भी लिखो वो कम होगा, लेकिन ऐसी ये कोशिश है। फिर आप अगर बुक्स पे दबाएंगे तो इस पे थोड़ा रुकना पड़ता है, क्योंकि जैसा सबने कहा उनका साहित्य बहुत विस्तृत है,
तो उतनी किताबों को डाउनलोड करने में नाम थोड़ा समय लगता है, लेकिन उनकी पूरी सूची यहाँ पे आ जाएगी अभी। सिर्फ इस वाली जगह पर, हाँ बस मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे पूरी उनकी किताबों की, सभी उपलब्ध पुस्तकों की सूची है। क्यों नहीं आ रही? एक मिनट रुकती हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बाकी चीजें बहुत जल्दी आ जाती हैं। ई कंटेंट पे आप जब दबाएंगे तो जितना भी उपलब्ध ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, अखबारों में छपी खबरें, जो भी ई कंटेंट अभी उपलब्ध है डिजिटल मार्केट, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद गैलरी। गैलरी काफी समृद्ध है हमारी। शुरू में उनकी तस्वीरें हैं, तस्वीरें भी बहुत विरली हैं। कुछ हमें प्रेम जन्मेजय जी से प्राप्त हुई, जिसमें बहुत उनकी बचपन की तस्वीरें हैं और शादी की कुछ तस्वीरें हैं, उनके कॉलेज के दिनों की तस्वीरें हैं। और फिर आप अगर वीडियो कलेक्शन पे जाएंगे हमारे, तो वो काफी समृद्ध है। इसमें लगभग 98 वीडियो हैं और अधिकतर वीडियो में आपको नरेन कोहली जी खुद देखने को मिलेंगे। उनके साक्षात्कार हैं, उनसे मुलाकातें हैं, उनके वक्तव्य हैं। तो जैसा कि हम कह रहे हैं, भौतिक रूप से वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उनसे रूबरू जब होना चाहें इन वीडियो के जरिए जाके हो सकते हैं। उनकी किताबें तो हमेशा हमारे साथ हैं, वो दिलों में हैं, लेकिन हमारा ये वीडियो का सेक्शन काफी समृद्ध है। फिर ब्लॉग्स हैं, लोगों ने उनके बारे में जो लिखे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, क्योंकि नरेन कोहली जी ने मुख्य तौर से हिंदी में लिखा है, लेकिन कुछ किताबें अंग्रेजी में भी हैं। तो किताबों वाला सेक्शन नहीं खुला, मैं एक बार और जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। और फिर यहाँ पे है प्राविधान मैसेज भेजने का। जैसे कि ये साइट हिंदी से प्यार है समूह और मार्क माई बुक और कोहली जी के परिवार के सदस्य इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप जो भी मैसेज लिखेंगे, आप जो भी उनके बारे में जानना चाहेंगे, या आपकी जो भी उनसे जुड़ी रुचि होगी, आप यहाँ अपने मैसेज में लिखेंगे और उसका जवाब आपको अवश्य मिलेगा। तो आइए मैं एक बार फिर किताबों की तरफ चलती हूँ। प्रगति जी, ठीक क्लिक है, करके आपको कुछ सेकंड रुकना होगा, शायद हाँ इंटरनेट ठीक का है, कुछ इश्यू है आपके वहां पर। हो कुछ सकता है सेकंड हमारे यहाँ इंटरनेट का इश्यू होगा। तो सिर्फ यहाँ, लेकिन आप जैसे ही दबा, देखिए आ गई जी। तो यहाँ पे हमने उनकी किताबों को विभिन्न श्रेणियों में भी बांट के रखा है, क्योंकि उन्होंने हर विधा पे, हर वो पौराणिक कथाओं से जुड़े तो थे ही, फिर उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, फिर उनके व्यंग की तो चर्चा सभी करते हैं। तो जिन जिन विषयों पे उन्होंने लिखा है उनको हमने कैटेगराइज किया है और उस कैटेगरी में आपको उनकी किताबें मिल जाएंगी। और फिर भाषाओं में भी बटा हुआ है, तो हिंदी और इंग्लिश आप दबाएंगे और वो किताबें आपके सामने आ जाएंगी। तो बस ये है साइट, ये हमारी अभी शुरुआत है। एक और बार आप इसका मैसेज हम आज पर आप क्लिक करके दिखाएंगे मैसेज, हाँ मैसेज पे, ठीक है जी। तो जी मैसेज आप भेज सकते हैं, आपका नाम, ईमेल और अपना मैसेज, और वो जाएगा और आपको आपका जवाब मिलेगा। तो मनीष जी और कुछ दिखा दूं? जी, मेरे ख्याल से बाकी सारी चीजें बहुत क्लियर हैं और जी बहुत सिंपल वेबसाइट हमने इसे रखने का कोशिश की है कि यूजर्स, हमारे जो पाठक हैं, वो बहुत आसानी से किसी भी सेक्शन को देख सकें और बहुत आराम से इंटरेक्ट कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे हमने इस तरह से बनाने की कोशिश की है कि पाठक इसे संवाद का जरिया बना सकें, साहित्यकार के काम को जानने के साथ साथ वो उनसे संवाद कर सकें। आप सभी के सुझाव, आप सभी के मैसेज आमंत्रित हैं। कृपया इस साइट को देखिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं भी हम बेहतर कर सकते हैं, हमें जरूर सुझाव भेजिएगा। आप मैसेज के थ्रू हम तक पहुंच सकते हैं या मार्क माई बुक के किसी भी माध्यम से पहुंच सकते हैं। हम उसे जितना संभव हो सकेगा जल्दी से जल्दी
उन सारे सुझावों को इसमें लाने की, उनके हिसाब से इसमें बदलाव करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये वेबसाइट तो समग्र है ही। मुझे ये मैसेज वाली बात बहुत अच्छी लगी कि क्योंकि आपके पास काफी सारे एवेन्यूज हैं जहाँ से आप जवाब ढूंढ सकते हैं और वो बढ़ते ही जाएंगे जब आप मैसेज संग्रहित करेंगे। तो कोई भी किसी की जानने की इच्छा है तो वो ये बात पूछ सकता है और पीछे आपके पीछे काफी बड़ी टीम है जो आपको मदद कर सकती है। बहुत बढ़िया प्रगति। और मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे किसी ने अंतर्जालीय वितान में कोई अक्षय वट लगा रोप दिया है, और जैसा प्रेम जी ने कहा कि फल तो फिर सबको ही लगाने हैं, वो तो तन मन धन बोला ही उन्होंने कि उसको वो समृद्ध करेंगे। और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब भारतीयता के लिए बोलना, साहित्य संस्कृति के लिए बोलना, मगर काम करना और फिर उसको आज की जो तकनीक है उससे जोड़ के रखना, बहुत बढ़िया। और ये मेरे मतलब आई होप कि ये वेबसाइट मोबाइल पे भी बहुत अच्छी लगती हो, जिससे जी बिल्कुल। ये सारी वेबसाइट्स जो बनती हैं ये पूर्ण रूप से मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है। आपको मोबाइल पर भी उतनी ही आसानी से चलेगी, उसी ही रूप में दिखेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं पहले भी कही थी, जो बाद में अभी फिर कहना चाहूंगा, इस वेबसाइट को बनाने के लिए आपको सिर्फ कुछ लॉगिन करना है और जो आपके पास जानकारी है उसे, जिस तरह से हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, तकनीकी भाषा में कहते हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप उसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आपकी वेबसाइट अपने आप तैयार हो जाएगी। तो जो भी साहित्यकार जुड़े हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, या आप किसी और साहित्यकार की वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, वो सब कुछ बहुत आसानी से संभव है। तकनीक अब कोई बाध्यता नहीं है। बहुत शुक्रिया। मुझे मतलब आशा है कि हम लोग इसका फायदा जल्दी से जल्दी उठा सकें। अब हम चलते हैं, हम अपने कार्यक्रम के अंत की तरफ जा रहे हैं और हमने बहुत ही प्यारी वक्ता शैलजा सक्सेना, बहुत बढ़िया साहित्यकार, बहुत समर्पित हिंदी कर्मी, हम लोगों की बहुत प्यारी दोस्त। शैलजा, आप बोलना चाहेंगी कि जो आपने भेजा है मैं बोल दूं? सबको नमस्ते। शार्दुला आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोल। अच्छा, तो प्रगति आप शैलजा को स्पॉटलाइट करें, अगर शैलजा है तो वीडियो में। तो शैलजा जी ने ये लिख के भेजा है, मैं मोबाइल से पढ़ के बोलती हूँ। नरेंद्र कोहली जी को याद करते हुए, आज के समृद्ध मंच आदरणीय मधुरमा कोहली जी और कोहली जी के जन्मदिन को मनाने के लिए एकत्रित सभी लोगों को मैं शैलजा प्रणाम करती हूँ। मैं अनूपदा, प्रगति टिप्पणीस और उनके समूह के सभी लोगों को कोहली जी पर एक विशेष वेबसाइट बनाने के लिए बहुत बधाई देते हुए हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। इस वेबसाइट पर उनके अनेक चित्र और पुस्तकों, साक्षात्कारों, लेखों और अनेक सामग्री हमें एक स्थान पर मिल सकेगी। यह साइट इंटरनेट पर कोहली जी के साथ उनकी याद के घने वृक्ष तले बैठकर हम जैसे साहित्य प्रेमियों के लिए मानो ऑक्सीजन देने का काम करेगी। सचमुच कोहली जी के बारे में सोचती हूँ तो वे एक घने वृक्ष जैसे दिखते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं उनकी पुस्तकें हैं, तो पत्ते जैसे अनेकानेक रचनाएं हैं। इन पत्तों पर उपन्यास, कहानी, व्यंग, लेख, वैचारिक निबंध, अनेक सुनहरे रंग हैं। इस पेड़ की जड़ें समय के अगम मूल में बैठी हैं, जिससे रस खींचकर वे समय की हवाओं को अपना संदेश देते थे। उन्होंने अक्सर साक्षात्कारों में कहा था कि लोग कहते हैं कि आप पौराणिक लिखते हैं, पर जब मैं अखबार उठाता हूँ तो मुझे पौराणिक कहे जाने वाले राक्षसी अत्याचार, दमन की नीतियां आज की सुर्खियों में दिखती हैं, और आज के आदमी की इच्छाएं और भाव उन पौराणिक चरित्रों में दिखते हैं। समय मानो एक धारा नहीं, एक भंवर के रूप में दिखता था उन्हें, जिसके वर्तुल आवृत्तियों में वे स्वयं को दोहरा रहे थे। वे इतिहास के जंगल में तार्किकता की पगडंडियां, यही तो शैलजा आपका टाइटल था ना, वे इतिहास के जंगल में तार्किकता की पगडंडियां बनाने वाले हमारे मार्गदर्शक थे। दृष्टि का यह पैनापन,
तथ्यों को मापने की समझ और चेतना का यह बोध, विवेक, और इस विवेक को शब्दों में ढालकर लोगों के विवेक तक पहुंचाने की शक्ति, सामर्थ्य एक स्थान पर एक व्यक्ति में होना अद्भुत बात है। ऐसे अद्भुत लोग ही अपने समय के व्यास और वाल्मीकि होते हैं। ऐसे लोग ही समय की धार में बैठकर उसके डर और उत्साह के रंग को शब्दों में ढालने वाले महाकवि, समय के महागायक होते हैं। और मुझे नरेंद्र कोहली जी अपने समय को विश्लेषित करने वाले ऐसे ही महागायक, महाकवि, आधुनिक समय के व्यास और वर्तमान के वाल्मीकि लगते हैं। नरेंद्र कोहली जी के पिछले जन्मदिवस पर आयोजित गोष्ठी की याद आ रही है। उनके जाने से घर के बहुत अपने एक बुजुर्ग के चले जाने का दुख मन में उमड़ा है। यूं मैं कभी उनसे प्रत्यक्ष नहीं मिली, पर उनकी रचनाओं में जो भी जब भी पढ़ा वह ऐसे भीतर उतरा कि उनसे न मिलने जैसा भाव ही मन में कभी नहीं आया। मैं उनकी रचनाओं से बहुत लंबे समय से बात करती रही, पर उनसे पहली और आखिरी बात इस वर्ष कनाडा से फोन पर हुई। उनकी सहज आत्मीयता ने मन भर दिया। तब लगा कि व्यर्थ ही संकोच करती रही। पहले संकोच छोड़ दिया होता तो उनसे प्रत्यक्ष कितना कुछ सीख सकती थी। खैर, अब उनके साक्षात्कार हैं, पुस्तकें हैं, वक्तव्य हैं, जिनसे हम सीखना चाहें तो हमेशा सीख सकते हैं। कोहली जी व्यक्ति रूप में, रचनाकार के रूप में हमें प्रभावित करते थे। वे एक ईमानदार, व्यवस्थित, नियमपूर्ण और सत्य जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने लगभग 32 वर्ष अध्यापन किया। एक अच्छा अध्यापक केवल एक विद्यार्थी को ही नहीं पढ़ाता, अपितु कई पीढ़ियों को बनाने का शिलान्यास भी करता है। उन्होंने भी एक बहुत अच्छे अध्यापक के रूप में अनेक पीढ़ियों को अनुशासन, समय का सदुपयोग, मेहनत और अध्ययन के लिए प्रेरित किया। समय के सदुपयोग के प्रति वे बहुत सचेत थे। एक अच्छा लेखक एक कक्षा का ही नहीं, अपितु अपने समय का गुरु होता है। कोहली जी ने समाज में लेखकों की छवि को अपने अनुशासित, स्पष्ट वक्ता और पुरस्कार, यश आदि में भी संतुलित रहने वाले जीवन से बदला। नए लेखकों के लिए उनका जीवन आदर्श हो सकता है। उनके होने ने झूठ बोलने वाले को भय दिया। साहित्य में अपने कुतर्कों को जोर जबरदस्ती से स्थापित करने की कुचेष्टा को तर्क की बाढ़ दी। साहित्य के प्रति समर्पण के मानदंड स्थापित किए। कोहली जी कहकर ये सब गुण किसी को नहीं सिखा रहे थे, अपितु स्वयं ऐसा जीवन जीकर वे हमारे सामने उदाहरण रख रहे थे। उनके जाने से वह जीवंत उदाहरण अब हमारे सामने नहीं रहा, पर उनके जिए मूल्य हमें सही दिशा में अवश्य प्रेरित करते रहेंगे। रचनाकार कभी भी पूरी तरह से इस दुनिया से नहीं जाता है। शब्दों के माध्यम से उनकी प्रतिभा का सुनहरा वर्तुल हमारे जीवन को अपने सत्य, शिव और सौंदर्य से सदैव कुछ न कुछ देता रहेगा। यह सच है कि नई रचनाओं की संभावना अवश्य दैहिक यात्रा के साथ रुक जाती है, पर उसका पहले का लिखा अक्षर ब्रह्म रूप में अमृतत्व पाकर हमारे साथ ही रहता है। कोहली जी एक समृद्ध रचनाकार थे। उनके पास भाव, विचार और अभिव्यक्ति की समृद्धि थी। उन्होंने अपनी समृद्धि से हिंदी पाठकों को भी समृद्ध किया। उन्होंने अनेक विधाओं में लगभग 94 किताबें लिखी। मुझे लगता है मानो वो कह रहे हैं कि मैंने कर्मयोगी का जीवन जीकर तुम्हें सशक्त साहित्य का अक्षय पात्र सौंपा है। अब यह तुम्हारा दायित्व है कि तुम इस पात्र के अक्षय धन को समझो और अपने कर्म के प्रति पूरी ईमानदारी से समर्पित होकर मनुष्य में मनुष्यता को बचाने का प्रयास करते रहो। उनके जन्मदिन पर उनको सादर प्रणाम करते हुए यही भाव मन में लिए मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। शैलजा सक्सेना, कनाडा। शैलजा, आप कुछ कहना चाहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद शार्दुला आपका, आपने ये पढ़ा। और कोहली जी के लिए बालेंद्र जी से लेकर सभी लोग जो भी कुछ कह रहे हैं
मन बहुत भावुक हो रहा है। प्रेम जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो याद दिलाते हैं कि शोक मनुष्य को कमजोर करता है और हम सब लोग जीवन में इस कमजोरी से कई बार गुजरते हैं। उन्हीं के शब्दों से प्रेरणा लेते हुए, शक्ति लेते हुए और आप सबको प्रणाम करते हुए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत सुंदर लिखा है तुमने शायद, बहुत प्यारा। अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं और मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे अध्यक्ष। मुझे अध्यक्ष बोलने में भी मजा नहीं आता, अनिल जी बिल्कुल हमारे अपने हैं। और इसके पहले कि हम और मंचों को जानते, अनिल जी ने एक ऐसा वितान, ऐसा एक जैसे एक छोटी रस्सियों से पूरे सारे साहित्यकारों को बांध दिया और साहित्य प्रेमियों को, हम लोग तो साहित्य प्रेमी ही हैं, हम सबको बांधा है और एक छत्र के नीचे लाके खड़ा किया है। जब भी मैं उनका कोई भी अध्यक्षीय वक्तव्य सुनती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे वो हर विषय में इतना डूब कर और इतना समर्पित होके बोलते हैं। तो बहुत आशा के साथ, बहुत सत्कार के साथ अनिल जी आपका स्वागत है। आप इस सभा का अध्यक्षीय वक्तव्य भी दें और समापन भी आपसे ही होगा। स्वागत जी। धन्यवाद शार्दुला जी। आप एक तो होता है सामान्य संचालन और एक होता है कि बिल्कुल जिन शब्दों को आप औरों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, डूबना और आत्मसात होकर किसी की स्मृति में जीना, तो मुझे लगता है कि वही आप कर रही हैं। आपको बहुत बधाई। जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जिनके वक्तव्य हुए, कई बार तो ऐसा लगता है कि उसको बोलने के बाद उनको आत्मसात करना ही ज़रूरी है, उसके आगे किसी शब्द की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे बालेंदु जी ने इतना अच्छा विषय प्रवर्तन किया, प्रेम जी इतना अच्छा बोले, अभी आपने शैलजा जी का वक्तव्य पढ़ा, और अरुण जी और वैशाली जी, सब लोगों ने अपनी बात की। मनीष जी ने इतनी अच्छी प्रगति जी के साथ मिलकर वेबसाइट दिखाई। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। मेरे ध्यान में जो 2-3 बिंदु आते हैं, सबसे पहले तो हमको मधुरिमा जी यहाँ पर हैं या सुन रही हैं, तो उनका तो चरण वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। और जो बच्चे और परिवार हैं, मैं उनके परिवार के साथ दूसरी तरह से भी जुड़ा रहा हूँ। कुछ ऐसा संयोग हो गया था कि जब उनके बड़े बेटे का विवाह था, तो उस विवाह के उसमें कैसे मैं जुड़ गया संयोगवश ही, कहीं ना कहीं उस वधू को तलाश करने में, और उस पक्ष की तरफ से जो है मुझे पहली बार जानकारी मिली। तो ये भी एक संयोग की बात है, शायद मुझे उनसे जुड़ना था बाद में और ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो वो पूरा परिवार उनके उस व्यक्तित्व का अंग है। उनके जैसे जो समाज जिसको मैं जानता हूँ, जब वो लिखते हैं तो वो अमेरिका में जो उनका बेटा है, जो उनकी पुत्र वधू है, उसको लेकर पूरी उनकी यात्रा है और उसके विवाह से लेकर पूरी उन्होंने उसको सबको लिखा है। तो वो लोग उनसे अलग नहीं हैं, वो सब लोग उस उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के हिस्से हैं। तो इसलिए चाहे दिल्ली में जो बेटा है, चाहे सिएटल में जो बेटा है, जो पुत्र वधुएं हैं, वो सब उनके लेखन का अंग बनी। और मधुरिमा जी के बारे में तो कहना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से उनको समझकर, उनके व्यक्तित्व को समझकर, मैंने एक ऐसा स्वतंत्र व्यक्तित्व खड़ा हो जाए कि दोनों व्यक्तित्वों में कॉन्फ्लिक्ट हो। और कोहली जी जिस तरह के अपनी बात को बड़े असाधारण अधिकार के साथ रखते थे, उनके साथ मधुरिमा जी जैसी जुड़ी हैं। क्योंकि मैं उनके 55वें, 60वें, 75वें, 80वें जन्म दिवस पर लगभग मुख्य भूमिका में रहा उसके आयोजन में, क्योंकि कोहली जी के साथ मेरा बड़ा जुड़ाव रहा। मैं जब ब्रिटेन में था तो मैंने उनको और मधुरिमा जी को बात कर रहा हूँ तो मुझे वो चित्र ध्यान में आ रहा है कि दोनों मोर को जो है कुछ खिला रहे हैं। ब्रिटेन का एक दृश्य है, काश मेरे पास इस समय वो फोटो होता और मैं दिखा सकता। उसी तरह से 2016 में जब मैं फिजी में था तो हमने रामायण सम्मेलन किया था, तो कोहली जी और मधुरिमा जी वहाँ पर आए थे। और बहुत अच्छा कोहली जी का, बल्कि कहना चाहिए कि इस देश से सबसे प्रमुख प्रतिनिधि
वक्तव्य जो था उनका था, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री वहां के थे जो कि जुड़े थे। तो मैं सबसे पहले तो उस परिवार का अभिनंदन करना चाहूँगा, मधुरिमा जी के चरण वंदन करना चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम में वो लोग शरीक हैं, और हम जानते हैं कि ईश्वर उनको न केवल इस दुख को सहने की शक्ति दे, बल्कि ईश्वर उनको ऐसा भी समर्थ बनाए जो कि कोहली जी के मूल्यों और विचारों को आगे ले जाने में जो भी समर्थता चाहिए वो उनको प्रदान करे। दूसरी बात है कि आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसको अनूप जी ने संयोजन करने में बहुत अपनी श्रम भी लगाया है, रचनात्मकता भी लगाई है, शार्दुला जी जुड़ी हैं, मनीष जी जुड़े हुए हैं और प्रगति जुड़ी हुई है, तो मैं उनको सबको बधाई देता हूँ। केंद्रीय हिंदी संस्थान का एक कार्यक्रम है साहित्यिक धरोहरों का संरक्षण, और अभी लगभग एक हफ्ता पहले मैं स्वयं पूरे एक प्रतिनिधि मंडल के साथ पंत जी के स्थान पर, निराला जी के स्थान पर, महादेवी जी के स्थान पर गया था, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आज जब हम भाषा के बारे में उदासीनता देखते हैं तो वो भाषा के बारे में नहीं, हमारे जो लिखने वाले हैं उनके बारे में हमारे दिमाग में उदासीनता, वो उसका भी रिफ्लेक्शन। तो ये जो और उससे पहले भी 2020 में मैं प्रसाद जी और भारतेंदु और प्रेमचंद इनके यहाँ गया था, मैंने एक लंबी चौड़ी फेसबुक पोस्ट भी लिखी थी। तो आप परियोजना के रूप में हमने स्वीकार किया है और हम चाहते हैं कि पूरा समाज उससे जुड़े और हम साहित्यिक धरोहरों का संरक्षण कर सकें। तो उस दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, और आज इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों को जिन्होंने भी इस वेबसाइट को बनाने में योगदान किया है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तीसरा बिंदु कोहली जी का है। तो कोहली जी का तो वास्तव में मुझे तो ऐसा भी ध्यान में आता है कि मैं एक फिजी में हूँ और एक शायद एक समुद्र तट है, वहां पर खड़ा हूँ, मेरा जन्मदिन है और कोहली जी का फोन आया है, और वो फोन पर मुझे मतलब हमारी जो बात होती है तो वो कहते हैं कि मैं, अब तुम पिता समझो या बड़ा भाई समझो, जो भी हो, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। तो उस तरह का स्नेह वो देते थे, और उस तरह का स्नेह मुझे निरंतर मिलता रहा। उनसे जुड़ी सैकड़ों यादें हैं। मेरी माता जी की 13वीं पर मैं ये नहीं चाहता था कि कोई और बोले, तो मैंने कोहली जी से निवेदन किया कि मैं चाहता हूं कि जो ये जीवन और मृत्यु होता है इस पर आपकी बात आनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं तो आज तक कभी ऐसे समय पर बोला नहीं हूं। तो मुझे ध्यान है कि गंगेश्वर धाम में और सैकड़ों लोग थे, और कोहली जी ने बड़ा अद्भुत मृत्यु पर भाषण दिया था, और उन्होंने कहा कि तुमने कहा तो मैं मना नहीं कर सकता। और फिर मतलब आज तक वो हम सब लोगों को वो याद है। कोहली जी का जो लेखन है, जिसकी बालेंदु जी ने भी चर्चा की कि बहुत हद तक कई लोगों ने उसको उपेक्षित भी माना या कैसे भी कहा होगा, पर मैंने कोहली जी को, मुझे ध्यान है कि अभी शायद 1 साल पहले मैं एक पुराना वो पढ़ रहा था, कहीं पर मेरे पास सामग्री मिली, तो मैंने उनको फोन किया और बताया कि अमृतलाल नागर का 1975 में एक इंटरव्यू हुआ, और वो इंटरव्यू लेने वाले कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद अग्गे, मतलब दोनों देश के दिग्गज। और सच्चिदानंद जी जो हैं, अग्गे जी, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या लेखन चल रहा है, और ऐसे ही पूछते पूछते वो बोलते हैं कि आपको किस लेखक से अपेक्षा है कि आने वाले समय में वो आपकी इस जो आप की जो मशाल है उसको लेकर आगे चलेगा। अब वो प्रश्न शायद उतनी स्पेसिफिक होकर, विशिष्ट होकर उन्होंने नहीं पूछा था, लेकिन अमृतलाल नागर उस अवसर को पकड़ते हैं और ये कहते हैं कि मैंने नरेंद्र कोहली की दीक्षा पढ़ी और मैं अभिभूत हूं, और मुझे लगता है कि ये जो लेखन है, ये जो भारतीयता है, ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, इसको लेकर नरेंद्र कोहली आगे जाए। शायद नागर जी जो कह रहे थे उसको अग्गे जी भी बहुत बड़े लेखक थे, उतनी गंभीरता से उन्होंने पकड़ा नहीं, और कोई प्रश्न बदल गया। मैं देखता हूं कि 2-3 प्रश्नों के बाद फिर नागर जी उसी बात पर आए, और उन्होंने फिर इस बात को रेखांकित किया कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा लेखक लेखन कर रहा है और जिसका नाम नरेंद्र कोहली है। अब मैं उसको पढ़ रहा था, और ये इंटरव्यू कभी कोहली जी ने पढ़ा भी नहीं था। जब मैंने उनको फोन पर बताया कि मैंने ऐसे ऐसे अभी कुछ पढ़ा है, तो उन्होंने वो पढ़ा नहीं था, लेकिन
अब हम ये समझ सकते हैं कि शायद मैं ये समझता हूं कि जब परंपरा की बात हो रही है, प्रेमचंद का उल्लेख इस दृष्टि से आ जाता है कि बहुत ज्यादा पढ़ने वाले पाठकों के लेखक थे वो, और उसी रूप में कोहली जी का भी उल्लेख आता है। परंतु जिस परंपरा से मुझे लगता है कि वो सबसे पास थे, वो अमृतलाल नागर की परंपरा थी। और अमृतलाल नागर ने एक युग में जो कुछ लिखा, वो कोहली जी ने शायद उस भारतीयता और उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जिस तरह से उठाया, वो अपने आप में उसके अगला कदम था। क्योंकि दीक्षा से ही उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि वो अपने सोच में बहुत प्रगतिशील हैं, अपने सोच में अपनी परिस्थितियों को जितनी अच्छी तरह से वो समझते हैं, शायद बहुत कम लोग उसको समझते हैं। अभी बात आई कि कोहली जी व्यास हैं या वाल्मीकि हैं, और उन्होंने विवेकानंद पर भी लिखा। कोहली जी को पौराणिक कवि, शायद अभी प्रेम जी भी उसका उदाहरण दे रहे थे, या इन्होंने भी लिखा कि जब हम पुराण की कोई बात सुनते हैं या पुरानी कोई बात सुनते हैं तो वो सब उसके व्यवहारिक संदर्भ में। निर्मल वर्मा, मैंने एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था कि वर्तमान से टकराता और भविष्य को गढ़ता अतीत। उस लेख में मैंने प्रारंभ किया था निर्मल वर्मा के एक उद्धरण से। निर्मल वर्मा ये लिखते हैं कि स्मृति की यह विशेषता होती है कि वह अपने पीछे कोई पद चिन्ह नहीं छोड़ पाती, वह स्वयं पद चिन्ह बन जाती है। परंपरा का मतलब इन पद चिन्हों पर चलकर उस वर्तमान को परिभाषित करना है जहां मनुष्य आज जीवित है। हम चलते पीछे की तरफ हैं, किंतु पहुंचते वही हैं जहां हम आज इस क्षण में हैं। परंपरा इस अर्थ में विगत की खोज नहीं, विगत के भविष्य का अन्वेषण है। हम पीछे की तरफ चलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और तब हमें पता चलता है कि आगे और पीछे का ऐतिहासिक बोध स्वयं अपने आप में छलना है। समय की दृष्टि से जो आगे है, जरूरी नहीं वह विगत की कसौटी बन सके। उल्टे जो बीत चुका है वह एक नैतिक मर्यादा के रूप में एक स्वप्न की तरह मनुष्य के आगे पीछे चलता है। तो मैं समझता हूं कि स्मृति को बहुत अच्छी तरह से नरेंद्र कोहली के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है निर्मल वर्मा के इस उद्धरण से, कि उन्होंने और अपनी स्मृति भी कैसी, स्मृति के लिए उन्होंने 3 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण, राम, कृष्ण और विवेकानंद, और उनका जिस तरह से उन्होंने उल्लेख किया, मुझे शायद मेरी बात को जो नरेंद्र कोहली एक शिनाख्त, प्रेम जी ने जो पुस्तक लिखी है उसके फ्लैप पर भी उन्होंने लिखा कि 97 का एक कार्यक्रम था जिसका मैं संचालन कर रहा था, और उस संचालन में मुख्य अतिथि थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। नरेंद्र कोहली की पुस्तक का लोकार्पण था, और अटल जी ने बोलते हुए कहा कि मैंने इस पुस्तक को पूरा पढ़ा, और इस पुस्तक को पढ़ने से पहले मैं ये सोचता था कि जो कर्ण है, कर्ण के बारे में मैंने पढ़ा था दिनकर जी को रश्मिरथी से, और एक दलित वंचित के रूप में जो एक व्यक्तित्व, एक जिसको अपना हक नहीं मिल सका, मेरे दिमाग में कर्ण की छवि थी। परंतु नरेंद्र कोहली ने महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की जो व्याख्या की है, और उसमें जो कर्ण की भूमिका है, मुझे दोबारा से कर्ण के व्यक्तित्व के बारे में सोचना पड़ रहा है। तो ये कहा अटल जी ने, जो कि देश के प्रधानमंत्री भी बने और साहित्य में उनकी गहरी रुचि थी, तो अब भारत की एक ऐसी अद्वितीय प्रतिभा, उनको भी दोबारा से सोचने के लिए नरेंद्र कोहली ने विवश कर दिया अपने लेखन से। और इसी पर मुझे ध्यान आ रही है बात, वैसे जोड़ते हुए बात में आई कि नरेंद्र कोहली को पद्मश्री भी, जो श्रीमती कौल रहती थी अटल जी के साथ, तो सुषमा स्वराज ने किसी को बताया, हाँ ये नरेंद्र कोहली जी ने मुझे बताया कि उनको ये बताया सुषमा स्वराज ने कि मिसेस कौल ये कहती रहती थी कि नरेंद्र कोहली को तो पद्म विभूषण मिलना चाहिए, पद्मश्री मिलना चाहिए। तो वहां से नाम गया, क्योंकि वो उनको निरंतर पढ़ती रहती थी। तो ऐसे परिवारों में भी जहां पर, और अपनी आत्मकथा में भी मिसेस कौल का जिक्र आता है नरेंद्र कोहली जी की, और वो वाजपेयी जी से पहले भी मिले हुए थे। परंतु कोहली जी के जो पूरे देश की, मतलब मैं तो अपने ध्यान आता है कि मैं जहां पर काम करता था वहां पर एक बार
मैंने किसी सहायक को, जिसको पीएन बोलते हैं, ये कहा गया कुछ काम करने के लिए, तो उसने मुझे ये कहा कि मैं अभी 10 मिनट तक कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा कि क्या कर रहे हो जो आप कुछ नहीं कर पाओगे? तो उसने कहा कि मैं कोहली जी का एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ, ये शायद 95 की बात होगी, और उसको वो बिल्कुल खत्म होने पर है, उसके जो 2 पेज हैं वो अध्याय खत्म हो जाएगा, तभी मैं आगे की बात सुनूंगा। तो उनके जो लेखन था कहाँ कहाँ तक पहुंचा, ये आप समझ सकते हैं। विषय तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, परंतु मैं ये कहूंगा कि जब हम भारतीयता की और अपनी जड़ों की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र भी आया, तो भारतीयता भी एक बड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य है कि जब हम भारतीयता की बात करते हैं तो कहीं पर वो अहिंसा भी है, कहीं पर वो उदारता भी है, परंतु नरेंद्र कोहली की जो उदारता बाकी सब गुणों के साथ साथ वो ओज की उदारता थी। उनके राम उदार तो हैं पर बड़े प्रखर हैं, उनमें बड़ा पौरुष है। उनके कृष्ण भी ऐसे हैं, उनका विवेकानंद भी ऐसा है जो पश्चिम में जाकर चुनौती देता है पूरे पश्चिम को कि आप ये दर्शन है जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। तो ये जो भारतीयता का ये रूप है, ये हमें और कहीं नहीं मिलता, और इस रूप को जनता ने भी समझा, जन जन ने समझा, तभी नरेंद्र कोहली इतने बड़े लेखक हुए। भारतीयता के बारे में बहुत तरह की बातें की गई, परंतु नरेंद्र कोहली उस तरह की कहना चाहिए कि भारतीयता उसके ही वाहक नहीं थे। ये जो ओज और पुरुषार्थ है, यही हमको राम में दिखाई देता है, वही हमको कृष्ण में दिखाई देता है, और वही नरेंद्र कोहली जी में दिखाई देता है। मैंने एक लेख भी लिखा था, यह नरेंद्र वह नरेंद्र, तो वो शायद 75 में कि इन दोनों में क्या क्या समानता है। तो अब जो मैं ये कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि आज जो देश में बहुत बड़ा परिवर्तन, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन दिखाई देता है, कोहली जी को पुरस्कार नहीं मिले हों, इसका ये एक अलग अपने आप में विषय हो सकता है, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। परंतु कभी भी कोई एक विचार जब अपने शीर्ष अनिल जी आप म्यूट हो गए हैं, एक बार देखिए। हाँ, मैं समाप्त कर रहा हूँ। नहीं तो आप बोलिए ना। तो एक बड़ा विचार होता है, जब वो अपने शीर्ष पर जाता है तो उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा साहित्यिक आधार होता है। मैं समझता हूं कि आज जो विचार, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचार अपने शीर्ष पर पहुंचा है, उसमें नरेंद्र कोहली, विष्णुकांत शास्त्री, कमल किशोर गोयनका, ऐसे बहुत सारे लोगों की तपस्या निहित है। और उसमें किसी समय में उसको वो कुछ लोग कहा करते हैं कि 2.5 साहित्यकार हैं, तो वो कई बार ऐसा होता है कि जैसे वो गुरु गोविंद सिंह कहते थे 1 से 1.25 लाख लड़ाऊं, तो वो नरेंद्र कोहली अपने 1.25 लाख के बराबर थे। और आज जब हम उस विचार का उत्थान देखते हैं तो हम नरेंद्र कोहली को याद करते हैं कि सबसे पहले उस विचार को पकड़ने वाला, समझने वाला और जन जन तक पहुंचाने वाला नरेंद्र कोहली था। तो आज उस नरेंद्र कोहली के, मैं समझता हूं कि उस विचार को आगे ले जाने के लिए और उन मूल्यों को आगे ले जाने के लिए हम सब कृत संकल्प हैं। और गीता में भी कहा गया है कि व्यक्ति मतलब अगर देह के रूप में नहीं है तो भी विचार के रूप में हम सबके साथ है, हम सबको प्रेरित करते हैं। वो हमें आखिरी समय की भी जब यादें आ जाती हैं तो शायद अगर मैं याद करूं तो मैं उसको बोल ही नहीं पाऊंगा, आज कुछ नहीं बोल पाऊंगा, परंतु बहुत कठिन समय था, कठिन समय रहा भी। मैं अंतिम उनके सार्वजनिक कार्यक्रम में भी साथ था, एक भवन का उद्घाटन था जिसमें नरेंद्र कोहली जी गए थे, मैं भी उस कार्यक्रम में था। परंतु मैं ये कहूँगा कि आज इस बात की ज़रूरत है कि हम उनके विचारों को उनके ठीक संदर्भों में समझ सकें, और ये जो आज जो हमें भारत में परिवर्तन दिखाई दे रहा है उसके पीछे के साहित्य को भी और साहित्यिक मूल्यों को भी समझ सकें और इसको अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकें। ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं पुनः उनके परिवार को उनकी वंदना करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा व्यक्तित्व सबने मिलकर गढ़ा और हम सबको दिया। मैं आज के इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद शार्दुला जी। बहुत शुक्रिया अनिल जी, हमेशा की भांति आपने कितनी सारी
तरह की प्रकाश डाले और बहुत डूब कर आप बोलते हैं। मुझे बहुत पसंद आता है जब आप किसी कार्यक्रम में होते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार आपको पूरे ध्यान से सुनना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और अब हम इस कार्यक्रम के अंत पर पहुंच गए हैं। क्या कार्तिकेय जी इस कार्यक्रम में हैं? उनके परिवार से मधुरिमा जी, कार्तिकेय जी कोई कुछ बोलना चाहेगा तो हम सब पे बहुत स्वागत आपका। अच्छा, तो अभी कोई है नहीं, तो फिर अगर मैं देख रही थी बीच में किसी ने हाथ खड़ा किया था, कोई कुछ कहना चाहता है कि अब हम क्योंकि समय भी बहुत हो चला है, तो हम इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे। सभी संस्थाओं का धन्यवाद देना चाहेंगे, वैश्विक हिंदी परिवार, markmybook.com और विश्व हिंदी सचिवालय का, और हमारे सारे दोस्त जिन्होंने अभी तक जो भी हिंदी से प्यार है समूह में हुआ, उसको अपना तन मन धन देकर उसको सफल बना रहे हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। कोई कुछ कहना चाहता है तो कृपया हाथ उठा के मुझे बता दें। ठीक है, तो फिर हम लोग आज्ञा लेंगे और थोड़ा सा संकल्प करेंगे कि जो चेतना हम सब में गढ़ना चाहते थे नरेंद्र जी, हम सब अपने अपने स्केल पे उस चेतना के संवाहक बने, भारतीयता के, संस्कृति की और सत्य के। क्योंकि नरेंद्र जी कहा करते थे, हम सब कहते हैं कि सच बोलो, पर सच कोई सुनना नहीं चाहता। तो हम सच बोलें, सच सुने और नरेंद्र जी की याद की जीती जागती मशाल बने। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शार्दुला जी, बहुत धन्यवाद आपको मुझे बोलने के लिए। थैंक यू। सबका बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बधाई जिन लोगों ने ये काम किया। मनीष जी आपको विशेष रूप से, आपको प्रगति जी को जी धन्यवाद। सभी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सभी वक्ताओं का धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सबको। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शार्दुला जी, आपका संचालन बहुत 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 ही अच्छा था। बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा था। बहुत शुक्रिया। चलिए बालेंदु जी, अगर आपके बोलने के बाद रुक भी जाते तो भी आपने पर्याप्त रूप से उनके सभी आयामों का उल्लेख कर दिया था। बहुत अच्छा बोला सबने, क्योंकि शायद किसी ने भी कृत्रिम नहीं बोला, सबने बहुत मन से बोला। और बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम। और सबसे ज्यादा मन से तो आपने बोला शार्दुला जी। आप इतना अच्छा बोलते हैं, बहुत ही। बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बधाई आपको। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जी नमस्कार सबको।